वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 19 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उससे पीटी फैक्ट रिलेटेड क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं जो भी आपको लगता है सुधार चाहिए। साथ ही साथ जो भी पीटी प्लस मेंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको यहाँ पर शेयर कीजिएगा लिखकर। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ऐप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। डाउनलोड करके एक वहाँ पर ग्रुप बना होगा, कम्युनिकेशन ग्रुप बना होगा, जहाँ पर जैसे आप लोग टेलीग्राम में शेयर करते थे पहले मैसेज, वैसे भी वहाँ भी आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन एनालिसिस है, पीडीएफ है, सभी फाइल वहाँ पर शेयर कर सकते हैं ताकि वहाँ हमारी टीम देख सके और आपको ऑब्जर्व कर सके आप में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये काम आप सभी लोगों को करना चाहिए ताकि आप लोग जो क्यूरी होता है ना हमेशा कि सर हम लिख नहीं पाते हैं, हमें सब कुछ आता है, सब कुछ समझ रहे हैं, फिर भी लिखने के क्रम में हम कहीं न कहीं अटक जाते हैं। तो लिख नहीं पाते 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, या तो स्टेट पीसीएस में 300 400 शब्दों में नहीं लिख पाते। उसका रीज़न वही होता है कि लगातार आप लोग प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास जो व्यक्ति लगातार कर रहा है उसकी सफलता बहुत नज़दीक होती है और स्वयं में इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत से डाटा एनालिसिस स्वयं करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। तो चलिए इसी में हम लोग देखते हैं मेसी के दम पर अर्जेंटा 36 साल तक। देखिए इसमें नए न्यू पीटी फैक्ट आपको आज कल के मैच से देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2-3 फैक्ट तो पीटी में आपको पूछे ही जा सकते हैं। पहला कि गोल्डन बॉल, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है जनरल अवेयरनेस के तौर पर। तो किसने जीता गोल्डन बॉल? सबसे लियोनो मेसी अर्जेंटीना। गोल्डन बूट किसने किया? एम्बापे फ्रांस के थे। गोल्डन ग्लव किन्हें मिला? अर्जेंटीना के गोल पे एमी मार्टिनेज को। यंग प्लेयर्स अवार्ड किसे मिला? अर्जेंटीना के एनो फ्रांडिस को। ये सब प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछेंगे। साथ ही साथ देखिए 36 साल बाद इसने जीत दर्ज की है तो एक ऐतिहासिक जीत होगी। तो उसमें कुछ डाटा संदर्भ भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए डाटा संग्रह किया गया है कि 36 साल बाद एक तो 100% 36 साल बाद ये विश्व कप पुनः जीता अर्जेंटीना। इससे पहले आखिरी बार 1986 में माराडोना जो दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे विश्व के, उनके कप्तानी में विश्व कप अर्जेंटीना जीता है। तो देखिए अर्जेंटीना से पहले 60 साल, फ्रांस का 60 साल बाद लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने वाली टीम बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। अर्थात कहने का मतलब कि दो लगातार विश्व कप में अगर फ्रांस जीतती तो दो लगातार विश्व कप जीतने वाले श्रेणियों में यह तीसरी देश हो जाती, पर ये नहीं बन सका, ये उपलब्धि हासिल नहीं हो सका। उससे पहले देखिए दो टीम जीत चुकी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा इटली पहली बार किया ऐसा, ब्राज़ील दो बार, देश ऐसे हैं जो लगातार दो विश्व कप जीता। तो ये भी आपको पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप लोग को पीटी एब्जॉर्ब चीज़ों को कवर करना है ताकि ये सब चीज़ आप लोग को आप लोग से मिस ना हो जाए। और भी खेल के पेज में हम लोग इस पर इससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। आज देखिए इसमें आपको पीटी, एक सेकेंड, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा आप सभी। चलिए हाँ चलिए आप लोग पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू और इस टॉपिक को देखिएगा जहां पर यहाँ प्रश्न जरूर उभर सकते हैं। जैसे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 सरकारी नीतियाँ, समावेशी विकास और समृद्धि से यह टॉपिक कवर हो रहा है जिसमें आप लोग को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और वैसे भी पूर्वोत्तर जब से राज्यों केंद्र सरकार के लिए प्रमुखता में रहा है, प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा जिसमें 8 वर्ष तक हिंसा और भ्रष्टाचार को सरकार द्वारा दिखाया रेड कार्ड। प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है क्योंकि अभी
फुटबॉली बुखार सभी पर चढ़े हुए, तो उसी टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया है। ये सब सीखिए आप लोग भी कि शब्दों का चयन और शब्दों का प्रस्तुतिकरण कितना बेहतर हो सकता है। देखिए, विश्व में अभी खेल का चल रहा आयोजन है ना, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, कल ही इसका एंड हुआ है। इससे पहले लोग है ना फीफा के कुछ कुछ शब्दों से परिचित हुए होंगे, तो बहुत से लोग लाल कार्ड और ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड से भी संदर्भित हुए होंगे। उसी में देखिए, जनता को अपनी बातों को कितना सुचारू रूप से और कितने सहज रूप से प्रस्तुत करना है, ये वर्तमान पीएम से सीखिए आप लोग। और आप लोग भी अपनी भाषा, शब्द और प्रस्तुतिकरण के जो प्रस्तुतिकरण होता है आंसर राइटिंग में, वो इम्प्रूवमेंट कीजिए कि किस प्रकार के शब्दों का हम चयन करें, जिससे है ना कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जो होगा वो आपका कॉपी चेक करेगा, वो बेहतर और सरल तरीके से समझ सके। तो इसी तरह आप लोग को चीज़ों को एब्जॉर्व करना है। अब पिछले 8 वर्ष में सरकार पूर्वोत्तर विकास की राह पर भ्रष्टाचार, भेदभाव, वंशवाद, हिंसा, वोट बैंक की राजनीति जैसी कई बाधाओं के रेड कार्ड दिखाया है। तो किन किन मुद्दों पर दिखाया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इस संदर्भ में। और लगातार ये देखिए, हमारे राजनीति, हमारे शासन प्रशासन का यह शब्द शब्द प्रयोग इसको किया जाता है ना। आप लोग भ्रष्टाचार सुनते होंगे, भेदभाव सुनते होंगे, वंशवाद सुनते होंगे, हिंसा, वोट बैंक, तो ये सब कॉन्सेप्ट है ना, ये भारतीय राजनीति का एक आपको इस प्रकार से उस महीन रेखा के रूप में देखी जाती है, जहाँ पर सभी शासन प्रशासन में कमी और वृद्धि के साथ रहती है। किसी में कम होगा तो किसी में ज़्यादा होगा, पर अमूमन सभी राज्यों में यह प्रक्रिया प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ कई बाधाओं के साथ साथ क्या किया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास, ढांचे और विकास के 7 लाख करोड़, ध्यान रखिएगा, 7 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा पूर्वोत्तर। समझिए कितनी बड़ी राशि है, 7 लाख करोड़, क्योंकि इतनी बड़ी राशि बहुत से राज्यों की बजट भी नहीं होती है, जो उनका वार्षिक बजट होता है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्रों को विकास के लिए कितनी बड़ी राशियों का आवंटित किया जा रहा है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर जो परिषद है, स्वर्ण जयंती के अवसर पर पीएम द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। तो चलिए आप लोग मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैं यहाँ से 2-3 चीज़ें आप लोगों को प्रश्न पूछता हूँ। पहला, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है परिषद है, उसका गठन कब किया गया? पहला, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, राज्यों की संख्या कौन कौन है, कितनी है? भारत में अन्य क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो परिषद है उसका नाम क्या क्या है, उसका उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? हाल ही में क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है और किन इनका नेतृत्व कौन करता है? आप लोग इतने प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इससे पहले क्षेत्रीय परिषद को कवर कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट अपना आंसर या तो यूट्यूब पर आप लोग शेयर कीजिएगा, और जो टारगेट बैच जो आप लोग को ग्रुप बनाया गया है, टारगेट जो पेमेंट जो टारगेटेड बैच ज्वाइन किए, उस ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। बस कॉपी पेस्ट करना है, सभी जगह आप कर सकते हैं, या तो ऐप पर आइएगा, जो ओपन कम्युनिकेशन ग्रुप है उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोग इसका लाभ ले सके। और यूट्यूब पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही रिव्यू जरूर देते रहिएगा, ताकि और लोग भी समझ सके कि युक्ति आप लोग को क्या दे रहा है। चलिए, इसी के संदर्भ में देखिए, पूर्वोत्तर में अस्पा जो कानून था, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, इस पर भी मैंने चर्चा किया, तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग देखे होंगे, इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप समझिए कि जो हमारा जो क्षेत्र था, मैं बस इतना ही आप लोगों को कवर करता हूँ कि ये जो क्षेत्र इंडिया का मैप ऐसे देखते हैं ना, यहाँ जगह नहीं, इसीलिए मैं यहीं से मोड़ दे रहा हूँ। जो ये क्षेत्र है, जो हमेशा विवादित क्षेत्र रहता था, पूर्वोत्तर का क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, पहले जो लद्दाख लेह बनने से पहले आप लोगों को लद्दाख जो आपको केंद्र शासित प्रदेश बना है, उससे पहले विवादित क्षेत्रों में है ना सेनाओं को कुछ विशेष अधिकार दिया गया था, उसी को विशेष क्षेत्राधिकार कहा जाता है, अस्पा। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन एक, अस्पा हाल ही में किस राज्य से वापस लिया गया? अभी तक पूर्वोत्तर के किन राज्यों में लागू है? मैंने इस पर न्यूज़ भी आप लोग को कवर किया है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, अस्पा हटाने की पहल कर रही है सरकार। आज 60% असम, मणिपुर के 6 जिलों में
15 जो पुलिस थाना क्षेत्र अस्पा मुक्त हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक जिले में अस्पा लागू है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी आपको चीज़ें समझनी है। नागालैंड में 7 जिलों में, त्रिपुरा मेघालय में इसकी पूरी तरह हटा लिया गया है। नागालैंड के 7 जिलों और त्रिपुरा और मेघालय इसे पूरी तरह हटा लिया, अर्थात त्रिपुरा और मेघालय में अब अस्पा लागू नहीं है। तो ये भी आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। देखिए हिंदी भाषी विकास के संदर्भ में कभी बात होगी तो असम में यह 21 हिंदी पुस्तकालयों की स्थापना का भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ डाटा आपको कुछ और भी अलग मिलेगा। हम लोग 7 सिस्टर का नाम जानते थे, पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर, अर्थात पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं और आपको सिक्किम, तो ये 8 जन आपको राज्यों के संदर्भ में अष्टलक्ष्मी के संदर्भ में दर्शाते हैं, जो हमारा 8 राज्य सिक्किम को जोड़कर आपको जो ये क्षेत्र है इसमें 7 राज्य और एक सिक्किम जोड़ दीजिएगा, इसको 8 राज्य बोला जाता था। 7 सिस्टर इन्हें बोला जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रों को जोड़कर अब प्रधानमंत्री द्वारा अष्टलक्ष्मी इनको बोला गया, नाम दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके संदर्भ में सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए 8 स्तंभों की कार्य किया है। तो जिसमें आपको ये 8 आधार याद रखना है। 8 आधार क्या है, 8 स्तंभ क्या है, 8 लक्ष्मी क्या, 8 राज्यों के संदर्भ में जो बातें की गई उसमें शांति, ऊर्जा, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल और क्षमता विकास के संदर्भ में बातें की गई है। तो ये 8 आप लोग याद रखना है आप लोगों को कि 8 अष्टलक्ष्मी किनके संदर्भ में बातें की जा रही है। तो बातें की जा रही है शांति में, ऊर्जा में, पर्यटन में, 5G कनेक्टिविटी में, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल और क्षमता के विकास में। तो ये आपको याद होना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया पूर्वोत्तर का हमारा गेटवे भी कहलाता है। पूर्वोत्तर अर्थात जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक ना, इंडिया का मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप ऐसे बना और यहाँ से जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर, जो पूर्वी एशिया के संदर्भ में, तो इसको कनेक्ट करने के लिए प्रवेश द्वार भी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रवेश द्वार के रूप में भी हमारा गेटवे है। पूरे देश में विकास केंद्र भी बना हुआ और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ यह हमारा चिकन नेक है, तो हम भारतीय भूभाग से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और अगरतला अकोला रेलवे प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं भी काम कर रही है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए इतना पेपर में की नोट्स दिया हुआ है आप लोग के लिए। की नोट्स दिया भरपूर मात्रा में, थाली में आपको खाना परोस के दिया गया। अब है कि इससे रिलेटेड हमको कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में यह कवर करेगा सरकारी नीतियाँ, समावेशी विकास और समृद्धि। तो देखिए हम इतनी बल क्यों दे रहे हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर। पहले भी हमारे राज्य में हुआ करता था, तो पूर्वोत्तर को इतनी महत्ता के साथ नहीं देखा जाता था, ऐसा क्या कारण था उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करने के क्रम में आपको पता चलेगा सामरिक महत्व इसका है। जैसे पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, उसके आगे के प्रवेश द्वार है। और मैंने आपको मैप टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हूँ, युक्ति आईएएस और जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का चैनल है उस पर मैंने आप लोगों को शेयर किया हूँ। आपको इससे रिलेटेड दक्षिण पूर्व एशिया और आगे के लिए प्रवेश द्वार क्यों है, म्यांमार के लिए भारत का भूमि पुल कहा जाता है, तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट मैंने मैप में दिया हूँ, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, वहाँ से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे पेपर है ना, मैप कनेक्ट नहीं हो पाता, ऐड नहीं हो पाता, इसलिए। नहीं तो इस फॉर्मेट को अगर हटाकर दूसरे फॉर्मेट पर जाऊँगा तो इस प्रकार से विस्तृत जो वन टॉपिक को कवर करता वो भी नहीं होगा। इसलिए कुछ फॉर्मेट के ड्रॉबैक्स है, कुछ बेनिफिट्स है, तो इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे। और जो मैप आप लोगों को भेजा जाता है ना, आप मैप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, ग्रुप में जो भी मैप भेजा जा रहा है उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। उसके बाद भारत में एक्ट ईस्ट पूर्व जो नीति है, पूर्वोत्तर जो राज्यों के लिए भारत के पूर्व की ओर संलग्नता जोड़ने के क्षेत्रीय अग्रिम पंक्ति में रखी जाती है। अर्थात एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी नाम आप लोग सुनते होंगे, जो हमें क्या है, जो पूर्वोत्तर जो एशियाई क्षेत्रों से जोड़ने का जो राज्यों को मान लीजिए हम लोग
जो पूर्वी एशियाई क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ईस्ट एक्ट पॉलिसी चला रहे, उसी में आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य है उसके सर्वांगीण विकास के लिए क्या करना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नीति के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के पूर्व की और संलग्नता क्षेत्रीय अग्रिम पंक्ति में रखती है, अर्थात देश भाषा भूगोल के संदर्भ में जो चीज़ें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग को कनेक्ट करना है। साथ ही साथ सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में महत्ता इसकी है। पूर्वोत्तर भारतीय जो क्षेत्र है विश्व के सबसे सांस्कृतिक जो रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है। जो जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, सेवन सिस्टर जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पर 200 से अधिक जनजातियों का घर है। समझ सकते हैं भारत के जो जितनी जनजातियाँ उसमें से 200 से अधिक जनजातियाँ केवल इन्हीं 7 राज्यों में देखने को मिलता है। और लोकप्रिय त्योहारों में नागालैंड के हार्नबिल महोत्सव, सिक्किम का पांग पांग और लहासबोसोल जो आदि जो सांस्कृतिक महोत्सव है, त्यौहार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगातार आपको यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछे जाता है। हार्नबिल के बारे में स्टेट पीसीएस ऑब्जेक्टिव पार्ट में कितनी बार प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी में कोटेशन में कितनी बार प्रश्न पूछा गया। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिए तो ना देखिएगा हाँ कितना। बहुत से स्टूडेंट का होता क्या है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस करना तो चाहते हैं पर उन रास्तों पर नहीं चलना चाहते जिससे उनका सिलेक्शन होगा। बाकी सारी चीज़ें लोग करेंगे, पीडीएफ इन लोग रिवाइज करेंगे, क्लासेज रिवाइज करेंगे, बहुत से चीज़ों को कवर करेंगे, पर जिस रास्ते से सफलता मिलेगी ना वही ये लोग सारे स्टूडेंट नहीं करते। सबसे बड़ा इशू यही होता है। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि इस रास्ते को चलिए, अगर ये सब कम भी करेंगे ना तो भी इस रास्ते से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह है ना आपके सिलेबस को 50% कम कर देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीटी और मेंस दोनों स्तर के आप लोग को याद रखने हैं, पीटी प्लस मेंस ये है ना आपके 50% सिलेबस को कम कर देता है, इसलिए कि यह आपको बताता है प्रीवियस ईयर ना कि आपको पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना उस पर आपको विशेष बल देना है। तो देखिएगा बार बार है ना इस प्रकार के त्योहारों से आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो भाई इसको पढ़िएगा बार बार ना, कि नहीं पढ़ना है। तो यही इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम जैसे होता है जमाल गुट्टी कहा जाता है, लोकलिज्म भाषाओं में कहा जाता है जलाम गुट्टी, या इस प्रकार का काढ़ा आप लोग बना के इसको पीजिए कि पीते वक्त तो लगेगा कि बहुत कड़वा है पर इसका असर है ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों को बढ़ा देगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आपकी जो पढ़ने लिखने और समझने की जो क्षमता में वृद्धि कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको है ना उस तरीके से पढ़िए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, ताकि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं क्यों प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये आपको पहले समझ में आएगा। साथ ही साथ इस प्रकार के प्रश्न लगातार क्यों चर्चा में रहता है, ऐसा क्या कारण है बार बार ये चर्चा नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव या तो इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। क्यों मैं आज अमर सर ने आपको पूर्वोत्तर का टॉपिक चुना है, ऐसा क्या कारण, पूरा पेपर में 15 पेज का 20 पेज के पेपर में केवल इसी के मेंस के ओरिएंट चुना है। पीटी तो बहुत है, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट क्यों मैंने चुना है, तो इसका कारण इसलिए हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे टॉपिक प्रश्न पूछा गया है। तो जब एक बार प्रश्न पूछ दिया उस टॉपिक से दोबारा इसके अन्य पार्ट को भी तो पूछे जाने की संभावना है ना। तो आप लोग तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कीजिएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, अगर सफलता चाहिए ना तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पीटी प्लस मेंस दोनों पर कमांड कीजिए, तब जाकर पीडीएफ किसी भी पीडीएफ किसी भी कोचिंग संस्थान का पीडीएफ, उसके बाद उसके मटेरियल या उसके बाद वीडियो क्लासेस पर बल दीजिएगा। नहीं तो होगा कि करना कुछ है और कर लीजिएगा आप लोग कुछ, तो बाद में इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। ध्यान रखिएगा पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक संविरता कपड़ों में बनी चित्रकारी और उसके अत्यधिक विकसित लोक नृत्य रूपों में जैसे बिहू, आप देखते हैं बिहू से प्रश्न पूछा जाता है, तो असम में बिहू परिलक्षित होती है, तो बिहू नृत्य से संदर्भ में भी। अब चलिए क्वेश्चन एक बताइएगा आप लोग, किन 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 डांस को क्लासिकल डांस श्रेणी में रखा जाता है, डांस श्रेणी में रखा जाता है। क्लासिकल भाषा एक अलग होता है, तो भाषा के बारे में भी आप लोग बता दीजिएगा कितने भाषा क्लासिकल भाषा के श्रेणी में रखा जाता है, कितने डांस श्रेणी को क्लासिकल डांस श्रेणी में रखा जाता है नृत्य को। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा। इस पर रेगुलर मैं सभी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब नोट यहाँ याद रखना है क्या, पूर्वोत्तर भारत में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से मुक्त है, तो सबसे बेनिफिट है
अगर केस स्टडी रोल मॉडल के रूप में यूज करना है दहेज प्रथा के संदर्भ में, तो पूर्वोत्तर के राज्यों का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर दहेज प्रथा के संदर्भ में उन्मूलन की चर्चा हो रही है, अगर आंसर राइटिंग में आप लोगों ने पूर्वोत्तर का चर्चा नहीं करेंगे ना, तो आपका आंसर कहीं एक तरफा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दहेज प्रथा की बात होगी, वो मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, तो हम लोग है ना इस पूर्वोत्तर के राज्यों का उदाहरण दे सकते हैं कि अगर दहेज प्रथा रोकनी है तो हमें सांस्कृतिक रूप से ना ऐसी प्रवृत्ति लानी होगी। केवल विचार और प्रचार से है ना चीजें समाप्त नहीं होगी। कितनी मूवियां अभी तक बन चुकी है दहेज प्रताड़ना, क्या समाज से दहेज प्रताड़ना बंद हुआ? दहेज प्रताड़ना या दहेज लेन देन बंद हुआ है? नहीं ना। तो क्या होगा कि हमें है ना अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों में से शामिल करना होगा, जैसे कि क्या कि दहेज लेना और देना दोनों जो एक सांस्कृतिक पाप के रूप में इसे हम दे सकते हैं, सांस्कृतिक बंधन को तोड़ने या रीति रिवाज को तोड़ने जैसी प्रवृत्ति के रूप में दे सकते हैं। जाकर पूर्वोत्तर का केस स्टडी पढ़िए आप लोग, तो समझ में आएगा कि क्यों वहाँ पर दहेज प्रथा नहीं है। तो आप इसे केस स्टडी के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह मणिपुर में पवित्र उपवनों की जो होती है प्राकृतिक पूजा करने की परंपरा, जिसमें उमंग लाई कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उमंग लाई। तो ये किससे रिलेटेड है? तो प्राकृतिक पवित्र उपवनों की पूजा से संबंधित है। कहाँ है? मणिपुर में। तो ये सब प्रश्न आपसे पीटी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आपको इस तरह कवर करना है। नेक्स्ट है आर्थिक महत्व है इन क्षेत्रों का। जैसे आर्थिक रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र चाय, तेल, लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, क्योंकि जंगल है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। सबसे अधिक वृद्धि वाला जंगल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? साथ ही साथ सबसे कम जंगल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? साथ ही साथ प्रतिशत के स्तर पर किस क्षेत्र में सबसे अधिक जंगल है? ये 3 प्रश्न आपको जंगल वाले से देना है। अर्थात जंगल कहने का मतलब आप ये समझिएगा वन, ठीक ना। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो आपको साथ में याद रखना है, यहाँ 50,000 मेगावाट जल विद्युत शक्ति जीवाश्म ईंधन की प्रचुर भंडार के साथ एक स्थापित विद्युत गृह भी है, और इसमें लगातार है ना इसकी क्षमता में वृद्धि हो रही थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पारिस्थितिकी जो महत्व है, क्यों है यह महत्व? क्योंकि यह भारत बर्मा जैव विविधता हॉट स्पॉट का एक हिस्सा है। तो विश्व में कितने हॉट स्पॉट है? तो 36 के आसपास हॉट स्पॉट है, जिसमें से 4 भारत में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसमें से एक है ना पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत बर्मा अर्थात भारत म्यांमार क्षेत्र में जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है ना उसमें आपको शामिल होता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों, पादपों और जैव विविधता का एक प्रतिनिधित्व करता है, एक व्यापक प्रतिनिधित्व करता है, एक समग्र प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर नोट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको इस टॉपिक से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? भारत में जैव विविधता के 4 स्पॉट है, जिसमें पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड या सुंदरवन लैंड जो है वो। तो मुझे ये आपको इससे रिलेटेड है ना चीज़ें था, मैप सेंड करना था, मैं भूल गया, अभी मैं कर दूंगा ग्रुप में, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। इससे रिलेटेड एक मैप आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। नहीं अगर मैं सेंड कर दूंगा अभी क्लास के बाद, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। आप लोग चीज़ें है ना बस प्राप्त करना चाहते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट दुनिया के वे क्षेत्र जो प्रजातियों में समृद्ध और केवल उस क्षेत्र के स्थानिक अर्थात स्थानीय रूप से पाए जाते हैं, ठीक ना। वहाँ की जैव विविधता अर्थात बाहरी उसका मान लीजिए स्थानिक उस शब्द को यूज किया जाता है, जिन मान लीजिए ये क्षेत्र ऐसा है, ये क्षेत्र है जिसमें ये क्षेत्र ऐसा है ना यहीं के जीव जंतु इसका ओरिजिनल रहा होगा, या कहीं बाहरी मान लीजिए यहाँ से परागण के तौर पर या किसी पशु पक्षी के आगमन के बाद बाहरी विविधता इसमें शामिल नहीं होगा। इसका है ना ये क्षेत्र का गुण यह होगा कि यहाँ का लोकल जैव विविधता डेवलपमेंट होगा, अर्थात स्थानिक उसे ही कहा जाएगा। अर्थात इन सिटू जो होता है विकास, अब जैव विविधता में पढ़ते हुए आउट सिटू और इन सिटू, तो उसी में इन सिटू डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है। जितनी भी प्रजातियां होंगी केवल यहीं पाई जाती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र से बाहर इसमें जैव विविधता के संदर्भ में नहीं पाई जाएगी गुण, इसलिए इसे स्थानिक आपको जैव विविधता कहा जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
वर्तमान में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में। तो आप एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, सबसे बड़ा, सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक जैव विविधता वाला देश कौन है? हॉटस्पॉट वाला, जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला देश कौन है? तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब भारत, जो पूर्वोत्तर भारत संबंधित वर्तमान चुनौतियां आप लोग देख लीजिए, तो ही तो हम विकास के बारे में चर्चा कर पाएंगे ना। तो ये भारत जो इसका समस्या बताया है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया, एक सेकंड मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप देख रहे हो, यहाँ समस्या देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार है, भेदभाव है और वंशवाद है, हिंसा, वोट बैंक की राजनीति, ये आपको समस्या दिखा रहे। उसी में देखिएगा शेष भारत से अलगाव का एक कॉन्सेप्ट रहा था वहाँ, लगातार यह कहीं ना कहीं देखने को मिलता था, क्योंकि इधर के लोग जो है ना, जो प्रजातीय वंशता के कारण अलग दिखते हैं। अर्थात आपको देखिएगा भौगोलिक कारणों, शेष भारत के साथ अविकसित परिवहन ढांचे के कारण भी क्षेत्र में हमेशा कमजोर रहा है। और साथ ही साथ वेशभूषा वेशभूषा रहन सहन रहन सहन और इनकी जो शारीरिक बनावट है ना, अन्य भारतीयों से अलग दिखती है। इसलिए ऐसा लगता है ना कि यह चाइनीज रूप से दिखते हैं या जापानीज रूप से दिखते हैं, तो इसलिए इनका अलगाववाद होता था। पर ऐसा नहीं था कि ये भारत भूभाग के ही क्षेत्र के लोग रहा करते थे, है। तो ये जातीय मानव के जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें से है ना, आपको इनका वर्गीकरण जैसे नियंडरथल मानव है, प्रोटोस्प्लाइड मानव है, थर्मिंडल है, तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें इन प्रजातियों के साथ अलगाववाद देखने को मिलता था। पर यह मूलतः भारतीय प्रजाति ही मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे वंशज के तौर पर रहते थे, इसलिए इस प्रकार का अलगाव शुरुआती दुनिया में देखने को मिलता था। अभी भी देखिए होता है क्या है कि हम मान लीजिए किसी अन्य क्षेत्रों में आते हैं, पूर्वोत्तर के जो हाल ही में एक मूवी आई थी, मूवी देखिएगा, खुराना जी की मूवी थी, कौन खुराना, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, खुराना उनका नाम है, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ। उनकी एक मूवी आई थी जिसमें पूर्वोत्तर के एक बच्ची का बॉक्सर बनाया गया था, और उसको किस प्रकार से जातीय है ना और वर्गीय उनके साथ नस्ल भेद किया जाता था। उस मूवी को आप लोग देखिए तो समझ में आएगा कि कहाँ से ये सब चीज़ें डेवलप हुई थी। ये लगातार है ना, अचानक नहीं होती, एक प्रक्रिया के तहत ऐसी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। साथ ही कुशल बुनियादी ढांचे का अभाव यहाँ देखने को मिलता है। जैसे आप देखते होंगे इन क्षेत्रों में क्या होता है कि बुनियादी ढांचा अर्थात भौतिक, जैसे सड़क, जलमार्ग, ऊर्जा आदि के साथ साथ सामाजिक बुनियादी ढांचा, अब उदाहरण के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, किसी भी क्षेत्र के मानव विकास और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और संरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो इन क्षेत्रों में न के बराबर होते। इसलिए तो भारत की भूमि से जो आपको चेक नेक जो सिक्किम के पास से आता है गलियारा, वहां से तोड़ने की हमेशा बात की जाती थी। इसलिए तो अगर इसे हम तोड़ दें तो ये क्षेत्र बाहर हो जाएगा। और उसके पीछे सपोर्ट भी यहाँ के अलगाववादी ग्रुप किया करते थे, इसलिए कि इन क्षेत्रों में हमने सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक बदलाव नहीं किए थे। हमने उन्हें अच्छे तरीके से ना चीज़ों को कवर नहीं किया था, जिससे इनको लगे कि नहीं, मान लीजिए अभी चिकन नेक के तोड़ने की बात है, जो पूरा पूर्वोत्तर राज्य है ना खड़ा हो जाएगा, इसे बचाने के लिए हम भारत के साथ रहेंगे। इसलिए क्यों? क्योंकि लगातार है ना, पिछले कुछ वर्षों में आपको 2014 के बाद देखते होंगे लगातार बजटीय आवंटन बढ़ा है। अब बजटीय आवंटन बढ़ा है तो वहाँ एम्स की संख्या, हवाई जहाज, यातायात देखते होंगे। हम उन दुर्गम क्षेत्रों में अपने टनल बना रहे हैं जहाँ पर लोग जाने से सोचते हैं, 14,000 फीट ऊंचाई पर, समझ सकते हैं। तो एक देखिए, अगर कहीं अलगाववाद को रोकना है तो सबसे पहले उसके बुनियादी ढांचे को बदलाव करने होंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, वहाँ पर निवेश की संख्या बढ़ाने होगी, निवेश की मात्रा बढ़ानी होगी। तो इससे होगा, लोगों को लगे कि नहीं मेरे क्षेत्र में विकास हो रहा है। बस बातों से नहीं ना विकास समझेंगे लोग कि हम उन क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बातों से नहीं होता है। आपको वहाँ भूमि वहाँ के जो भी भूमि हो, वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, संस्थानों को डेवलप करना होगा, तो जाके लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। और जो सरकारें कर रही हैं, आपको देखिएगा चीजें ऐसे ही होंगी। नोट याद रखिएगा, पूर्वोत्तर जो राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बुनियादी ढांचा सुविधाओं का खराब स्थिति भी माना जाता रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पहले की सरकार जो हुआ करती थी
देती थी, पर उतनी मात्रा में नहीं देती थी जितना इन क्षेत्रों को हम रणनीतिक स्ट्रेटजी रूप से वर्तमान में देखते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसको हम लोग अन्य मार्गों से डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत से नए नए विकल्प ढूंढे गए हैं, नए से नए नीतियों का निर्माण किया गया, जिसके वनिस्पत है ना, हमें इसकी इन क्षेत्रों के विकास करने के लिए एकमात्र कारक यही है कि अगर हमको दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से जुड़ना है तो हम कनेक्टिविटी के माध्यम से इन क्षेत्रों का विकास करेंगे, और यहाँ से हम लेकर जाएंगे क्या, म्यांमार, जो भारत म्यांमार थाईलैंड जो कॉरिडोर त्रिपक्षीय सड़क मार्ग है, कलादान परियोजना है, इसको पूरा करने के पहले इन क्षेत्रों का विकास कीजिए और चीज़ों को आदान प्रदान कीजिए। नेक्स्ट याद रखना है, औद्योगिक विकास के मामले में पूर्वोत्तर ऐतिहासिक रूप से क्या है, अविकसित रहा है। अभी वर्तमान से पहले की बात हो रही, पहले की अविकसित रहा है, यह भी एक इसके अलगाव होने के कारण देखे जाते हैं। प्रादेशिक संघर्ष लगातार वहाँ देखने को मिलता है, जैसे आप देखते होंगे पूर्वोत्तर के बीच में मौजूदा अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघर्ष, जैसे अक्सर ऐतिहासिक सीमाएं विवाद देखने को मिलता है, भिन्न भिन्न जातीय, आदिवासी और सांस्कृतिक समानता पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए असम मिजोरम सीमा विवाद देखते हैं, हाल ही में नागा कोड डेवलप हुआ, नागा कोड समझौता हुआ है। इससे भी पहले आपको नागालैंड से संबंधित विवाद देखने को मिलता था, तो इस प्रकार के विवाद आपको लगातार वहाँ देखने को मिलता है। तो जिस तरह नागा डिकोड किया गया, वैसे ही असम मिजोरम डिकोड करने की आवश्यकता है, या अन्य क्षेत्रीय जो विवाद है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, विद्रोह और राजनीति के मुद्दे क्या हैं। उग्रवाद और आतंकवाद से राजनीतिक स्थिरता, अक्सर राजनीतिक स्थिरता सामाजिक कारणों को जन्म देती है। उसी के संदर्भ में समझिएगा कि पूर्वोत्तर जो राज्य है, अन्य राज्यों की जो अन्य राज्य होंगे उसमें शोषण, अलगाववाद की भावना, राज्य विरोधी गतिविधियों, क्षेत्रीय आंदोलन का उदय देखने को मिलता है। यह भी कुछ न कुछ घटनाएं घटती थी, तो ये सब घटनाएं हुई हैं। अब हो गया कि इन सब घटनाओं के अतिरिक्त हाल में क्या किए गए हैं और अन्य वर्षों में क्या घटनाक्रम देखने को मिला, जिससे ये क्षेत्रों में लोगों को विश्वास डेवलप हुआ है कि नहीं, हमारी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं बेहतर तालमेल करते हुए हमारा विकास कर रही है। तो इसको समझने के लिए कुछ योजनाओं को आपको समझना होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले सबसे पहले बजटीय आवंटन जो लास्ट ईयर किया गया था उसमें कुछ बातें की गई थी, तो बहुत बातें की गई थी, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, जिसे पीएम डिवाइन योजना कहा जाता है। इससे प्रश्न आपको पूछे गए हैं कुछ स्टेट पीसीएस में, और आपको अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पीएम डिवाइन योजना, तो इसे आप लोग बेहतर तरीके से कवर कीजिएगा। यह केंद्रीय बजट 22-23 में इसकी घोषणा की गई है, पीएम डिवाइन योजना। इसमें क्या योजना के बारे में हम लोग इसको पहले देख लेंगे। यह ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, यह योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषण पर योजना, अर्थात इसमें 100% जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे इस योजना के तहत, पीएम डिवाइन योजना के तहत, वो केंद्र सरकार उसको पे करेगी। आप लोग बताइएगा, राज्यों में जो योजनाएं खर्च होती है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने प्रतिशत के अनुपात में। प्रतिशत अनुपात बार बार मैं चर्चा करता हूँ ना कि केंद्र का योगदान कितना होता है, किसी योजना में राज्य का योगदान कितना होता है। अमूमन देखने को मिलता है ना, राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों में या जो यूटी क्षेत्र है उसमें आप लोग को देखने को मिलता है ना विकास योजनाओं का प्रतिशत योगदान। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों को याद है। अब है पीएम डिवाइन योजना 22-23 में से 25-26 के लिए। यह योजना 15वें वित्त आयोग के अवधि के शेष वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए लागू होगा, अवधि के लिए, जिसमें लगभग 6,600 करोड़ रुपए परिव्यय किए जाएंगे। अर्थात पीएम डिवाइन योजना 22 से 23 और 25-26 की योजना के लिए लागू किया जा रहा है 4 अवधि के लिए। और ध्यान रखिएगा इसमें कुल 6600 करोड़ अर्थात 6600 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा पीएम डिवाइन योजना के तहत। और यह ध्यान रखिएगा, यह अतिरिक्त संसाधन होगा, अतिरिक्त होगा, जो पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध जो संसाधन के जो भी पहले बजटीय आवंटन किया गया है उसके अतिरिक्त एक बूस्टर के रूप में दिया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिए, पीएम डिवाइन योजना एक बूस्टर योजना भी इन क्षेत्रों के लिए है कि मान लीजिए पहले 100 रुपया दिया जा रहा था ना, अब उसमें 660 रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह बूस्टर प्लान है।
तो इसी तरह आप लोग इन चीज़ों को समझिएगा। पीएम डिवाइन जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त संसाधन के रूप में माना जाएगा। इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा? यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालय एजेंसियों के माध्यम से लागू है, अर्थात पूरा समग्र प्रशासन इसमें काम करेगा इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। उद्देश्य क्या है इसको समझिएगा। अभी ये क्यों जरूरी था इसे भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो विभिन्न क्षेत्रों के विकास अंतराल को कम करना है। विकास अंतराल कम करना है तो उसके पीछे 2-3 मानक होते हैं, जैसे अवसंरचना निर्माण करना, अर्थात जो भी बिल्डिंग है संस्थान उसको डेवलप करना, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना, जन जागरूकता फैलाने के लिए जन भागीदारी को डेवलपमेंट करना, लोगों को शासन प्रशासन से जोड़ना। तो ये सब काम है ना, इसके तरीके तौर तरीके में जोड़े जाएंगे। महिलाओं युवाओं को सशक्तिकरण करना, इसी में देखते हैं युवाओं को जो है महिलाओं को आजीविका संबंधी कार्य को सक्षम किया जाएगा। साथ ही साथ पीएम गति शक्ति के सम्मिलित बुनियादी ढांचे का विकास निधि देना। तो बात मिलाकर यही है कि जब हम विकास करेंगे ना तो उसके कुछ कुछ आयाम है, महिला आयाम है, अवसंरचना आयाम है, युवा है, फिर संस्थान है अवसंरचना निर्माण में, राजनीतिक भागीदारी है, और जो भी जन कल्याण योजना में आ रहा है उसमें जन सहभागिता को बढ़ावा देना है। यही समग्र रूप से विकास कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि समग्र विकास के लिए सभी वर्गों, सभी सहयोग, सभी संबद्ध जो क्षेत्र है उसको समग्र रूप से आगे बढ़ाना ही विकास के श्रेणी में लाएगा इसे। और इसे क्या करेगा, जो जो NER जो है कि द्वारा महसूस की जरूरतों के आधार पर सामाजिक और विकास परियोजनाओं को समर्थन मिलेगा। जो भी इन परियोजनाओं को ऐसी स्थिति में जो सबसे इम्पोर्टेंट है उन परियोजनाओं को सबसे पहले पूर्ति किया जाएगा इस योजना के तहत, पीएम डिवाइन योजना के तहत। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। अब इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें पहले की गई होंगी, तो उसमें हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास किया गया, जिसमें रेल, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें 21 लगभग 2011 किलोमीटर की 20 रेलवे परियोजनाएं काम कर रही है, 4000 किलोमीटर की सड़कें और 15 हवाई जहाज कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है। याद रखिएगा 2000 पहले से केवल कुछ राज्यों में ना रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध थी, केवल कुछ राज्यों में उनकी, जैसे असम के डिब्रूगढ़ तक जाया करती थी, एकमात्र कामाख्या एक्सप्रेस हुआ करती थी, वो जाया करती है। वर्तमान में केवल एक राज्य बचा हुआ है जहां पर अभी रेल कनेक्टिविटी नहीं, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। बाकी सभी जगह रेल कनेक्टिविटी डेवलप किया जा चुका है। आप बताइएगा ये कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो रेलवे परियोजनाओं में से एक है वहाँ पर पूरा किया जा रहा है, उसका नाम आप लोग बता सकते हैं? एक तो आपको रेलवे परियोजना यहाँ पर है, जैसे कौन सा नदी था जो सबसे बड़ा रेल ब्रिज बनाया गया, मैं देखिए कभी कभी मिस कर जाता है मेरे दिमाग से भी। पूर्वोत्तर में भी ऐसे ही एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, तो उस ब्रिज का नाम आप लोग बताइएगा, अगर किन्हीं को याद होगा तो, नहीं तो गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं आपको पीटी में। जल मार्ग कनेक्टिविटी भी डेवलपमेंट किया गया है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों के संदर्भ में राष्ट्रीय जल मार्ग, गंगा नेशनल हाईवे, ब्रह्मपुत्र नेशनल हाईवे, नेशनल वाटर हाईवे जो कहलाता है 1-2, फिर बराक नेशनल वाटर हाईवे जो है आपको 16। ये बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये परियोजना लाई गई है। इसी तरह हवाई कनेक्टिविटी के लिए क्या लाई गई, आप लोग को उड़ान योजना लाई गई थी ना। तो पहले एकमात्र ऐसा राज्य था जो देश का एकमात्र ऐसा पूर्वोत्तर राज्यों में एक था जहाँ पर हवाई कनेक्टिविटी, डायरेक्ट हवाई जहाज की सेवाएं उपलब्ध थी, बाकी राज्यों में नहीं थी पूर्वोत्तर के जो भी 7 स्टेट राज्य है। अब है कि लगभग में आपको हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो ये सब विकास हुआ, इससे लोग हैं ना एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो सकें। जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल को, बिहार का एक दरभंगा है ना, पटना में आके पहले आप लोग हवाई अड्डा, बिहार के कितने भी किसी भी राज्य में रहते हो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज में, या तो इधर गया नवादा क्षेत्रों में, या इधर कैमूर में, कहीं भी रहे, अगर हमको हवाई जहाज पकड़ना होता था ना तो पटना हवाई अड्डा आना पड़ता था। कहने का मतलब यहाँ लगभग 300 के आसपास किलोमीटर की दूरियां हैं जिला मुख्यालय। यहाँ अंतिम अगर हम लोग बॉर्डर पर किसी घर का उदाहरण ले ले तो पटना में अगर इसे पकड़ना है गोपालगंज से, तो आके है ना यहाँ पटना में पकड़ेगा। इसके बीच में कहीं
आपको हवाई जहाज कनेक्टिविटी नहीं थी। इससे होता क्या था, अतिरिक्त बोझ, अतिरिक्त खर्च बढ़ता था। तो देखिएगा दरभंगा में हाल ही में खोला गया हवाई अड्डा। तो देखते हैं कि सबसे व्यस्तम और सबसे ज़्यादा पैसेंजर के मामले में आपको टॉप में आ गया ये। तो होता क्या है कि आप सुविधाएं दीजिएगा ना, तो लोग उससे कनेक्ट होंगे और सबसे आसान तरीका खोजते हैं कोई यात्री, कोई व्यक्ति है ना सफ़र करने के लिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसलिए है ना कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है राज्य के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए। इसलिए कोई भी सरकार होती है ना, कनेक्टिविटी पर सबसे इम्पोर्टेंट बल दिया जाता है। इसमें आपको मुख्यमंत्री जो सीएम है, बिहार के सीएम जो मुख्यमंत्री, उनके दौर का उनके पहले के दौर के जो मुख्यमंत्री रहा करते थे बिहार में, उनके अवसंरचना निर्माण में और वर्तमान जो सीएम है उनके अवसंरचना निर्माण में आपको आसमान जमीन का अंतर देखने को मिलेगा। तो देखने को मिलेगा कि जैसे ही अवसंरचना निर्माण हुआ है ना, तो उससे न राज्य में लगातार विकास बढ़ा है। तो आप देखते हो रिकॉर्ड इसने कायम किया बिहार ने कि देश में सबसे लगातार जीएसडीपी में लगातार वृद्धि इसको देखी गई है और लगभग 9.5 से लेकर 10.11 पॉइंट तक पहुंच गया था जीएसटी विकास दर। तो ध्यान रखिएगा ये इसलिए हुआ कि लगातार यहाँ पर राज्यों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इन्वेस्टमेंट से होता है 7 कोर जो हमारा है ना कोर सेक्टर, आप लोग को पता होगा ना। चलिए इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। 8 कोर सेक्टर वो है ना इम्पोर्टेंट इसका बढ़ जाता है, क्योंकि अवसंरचना से ये सभी कनेक्टिविटी इससे जुड़ा रहता है। 8 कोर सेक्टर जो हमारे देश में है वो डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट इनमें होता है, इसलिए अवसंरचना निर्माण बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ईस्टर्न जो वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड है, इसे भी याद रखिए, लगभग 5000 किलोमीटर का नौगम्य जल प्रदान करता है पूर्वोत्तर के क्षेत्र भारत से जोड़ने के लिए। यह भी इम्पोर्टेंट परियोजना है उस क्षेत्रों के लिए। साथ ही साथ एक याद रखिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास प्रणाली सुधार परियोजना, जिसे हम लोग NERPSIP कहते हैं, निरपिस, NIR निर PSI PRSIP, याद है, निर्सिप कहिए इसको, वो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास प्रणाली सुधार योजना। यह क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार विद्युत जो पारेषण है, वितरण है, मोबाइल नेटवर्किंग है, 4G कनेक्टिविटी, अब तो 5G ब्रॉडबैंड आ गया कनेक्टिविटी ना, ये पहले की बातें की गई है, परियोजनाओं पर जोर दे रही है। तो 4G 5G कनेक्टिविटी को डेवलपमेंट करने के लिए ये परियोजना लाई जाएगी, यूज की जा रही है उन क्षेत्रों में। नोट याद रखिएगा। इसी के साथ साथ भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी चल रही भारतीय सहायता वाले बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रगति चर्चा में की जा सकती है इन क्षेत्रों के विकास के लिए, क्योंकि इन क्षेत्रों के विकास से यह क्षेत्र है। इससे रिलेटेड मैंने मैप आप लोगों को एक सेंड किया है ग्रुप में, जिसे देख लीजिएगा। यह परियोजना कोलकाता के म्यांमार के सितवे से और फिर म्यांमार में सितवे से और फिर म्यांमार को कलादन नदी से भारत के उत्तर पूर्वी तक जोड़ने का परियोजना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी और भारत के लिए भी, और साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये सारे समग्र रूप से क्या करते हैं, समग्र रूप से इन क्षेत्रों के विकास में सहायक है। तो देखिए 43 मिनट के वीडियो एनालिसिस में बस मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें बताया हूँ, जिसको आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है। क्षेत्र के विकास के लिए है ना अवसंरचना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कभी टॉपिक आ जाए ना, तो इसको केस स्टडी के तौर पर आप है ना पूर्वोत्तर के राज्यों को दीजिएगा। दूसरा, अगर हम लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं ना, तो क्या करना चाहिए, तो करना क्या क्या चाहिए, हमको है ना अवसंरचना विकास के संदर्भों को लेना चाहिए। साथ ही साथ गुजरात जो मॉडल मैंने आप लोग को बताया था, गुजरात और केरल मॉडल, हाल ही में बताया ना, गुजरात और केरल मॉडल विकास के लिए, केरल मॉडल, तो उसके समग्र विकास के लिए जरूरी है कि हमें है ना इन कॉन्सेप्टों को अन्य राज्यों में लागू करना। तो पूर्वोत्तर इसका बेहतर उदाहरण, तो आप देखते होंगे, और सूचना निर्माण भी किया जा रहा है, साथ ही साथ सांस्कृतिक जो सामाजिक जो क्षेत्र में विकास केरल मॉडल के तहत लागू था, उसको भी लागू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास समग्र रूप से होगा, और यही
किसी भी क्षेत्र को है ना देश से जोड़ने के लिए, लोगों से जोड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प देता है। तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग को कवर हो गया होगा, इससे रिलेटेड होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुंबई में रविवार को क्या हुआ, स्थित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जो मार्मेगोवा था उसके शामिल कर लिया गया है। और इसमें जो हमारे रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, वो शामिल थे इस दौरान। इससे पीटी रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकता है, इसकी फैसिलिटी क्या है ये भी आप लोगों को पूछ सकता है। पेपर में सारा चीज़ दिया हुआ, अंडरलाइन कर दिए हैं, तो आप लोग इसे जरूर की नोट्स इसका बना लीजिएगा। अब जो चीज़ दिया उसी को हम क्यों पढ़ो, बस इतना ध्यान रखिएगा। सेना के विकास, नौसेना के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, शक्ति प्रदर्शन करेगा, और साथ में हम जितना मजबूती के साथ और भी आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, केस स्टडी के तौर पर एक आप लोग की नया चीज़ शुरू किया गया है। जो भी केस स्टडी होगा उसका नाम लिखकर मैं लिख दूंगा किस पेपर से रिलेटेड है। P4 पेपर से है। प्रशासनिक अक्षमता या नीतिगत फैसले से संबंधित जब भी केस स्टडी पूछा जाएगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हाल ही में कल ही बिहार में एक है ना कोई उद्घाटन पुल होने वाला था, उससे पहले ही टूट गया। तो 13 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगी थी। तो यहाँ बात रुपये की नहीं है, बात है कि कोई परियोजना पूरा होने से पहले ही अगर टूट जा रहा है तो प्रशासनिक अक्षमता, नीतिगत अक्षमता किस रूप से झलक सकता है। उसके बाद अगर आपके क्षेत्र में ऐसे चीज़ें हो जाए तो आप विकल्प के तौर पर क्या करेंगे। मान लीजिए आप एक डीएम है और आपके क्षेत्र में ऐसी चीज़ें घटनाएं घट जाती है, तो आपके पास क्या विकल्प बच जाते हैं, उससे रिलेटेड केस स्टडी के तौर पर इस न्यूज़ को आप कवर कर सकते हैं। तो साथ ही साथ क्या सरकार की इन संदर्भों में सरकार का क्या निर्णय होना चाहिए, आप रिपोर्ट में किन चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे। डीएम रिपोर्ट होता है ना, तो आप किन रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, ये सब सारे टॉपिक है ना, इसको इससे कवर किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर दिया हूँ। बस ध्यान ये रखिएगा कि इसमें जब भी केस स्टडी में चीज़ों को कवर किया जाए ना, तो बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है, वो है ना किसी टॉपिक से रिलेटेड हो। वैसा नहीं कि केस स्टडी किसी और का और आप उसको इनपुट किसी और के संदर्भ में दे दें। तो ध्यान रखिएगा, यह केवल आपको नीतिगत फैसलों से संबंधित है कि क्यों ऐसा निर्णय लिया गया। अब इसके टूटने के बाद क्या प्रशासनिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर क्या ऐसे लोगों को प्रताड़ित दंडित किया जाएगा। इसको क्या ब्लैकलिस्ट इन जो संस्थाओं को किया जाता है, जिस प्रकार लगातार ऐसे घटनाएं जैसे मोरबी का घटना था, क्या उसका ओपन डोमेन में क्या चीज़ें हो रही हैं किसी को नहीं पता है। क्या लोग साठ घाट की राजनीति करते, साठ घाट के प्रशासनिक चीज़ों को कवर करते, इसलिए इतनी कमजोरियाँ होती है ना। तो ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें आप लोग को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तब तक करना क्या है, यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण कमेंट कीजिएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और ऐप पर आप लोग रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ऐप पर गूगल, अगर प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड किए UPIS को, तो वहाँ पे रिव्यू आप लोग दीजिएगा UPIS आप लोग को क्या दे रहा है, ताकि है ना रिव्यू देने से बेनिफिट ये होगा ना, हम लोग और भी बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएंगे। और ओरिजिनल रिव्यू होने से होता है कि स्टूडेंट में ना विश्वास कायम होता है। साथ ही साथ जो भी टेस्ट कराए जा रहे हैं उसमें भाग लीजिए और अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए। बहुत सी चीज़ें युक्ति है, ये आप लोगों को लो प्राइस में अवेलेबल करा रहा है, तो आप उसका लाभ लीजिए। देखिए, दिल्ली में आएंगे विलुप्त प्राय श्रेणी के चिंकारा, तो चिंकारा संबंधित आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर कवर करना है। यह राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से लाए जाएंगे, और रोहतक जो चिड़ियाघर है हरियाणा तिलैयार चिड़ियाघर के साथ जोड़कर लाया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ब्रीडिंग के लिए लाया जा रहा है, अर्थात एक ही क्षेत्र में है ना, अगर एक ही ब्रीड के नस्ल डेवलप हो जाते हैं तो उनके नस्ल समाप्ति के लिए, विलुप्तता के लिए कारक बन जाता है। इसलिए ब्रीडिंग बहुत जरूरी होता है अलग अलग प्रजातियों में। तो ये इसलिए इसको लाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 चिंकारा लाया जाएगा, तो इसकी न्यूज़ आप लोग को रखना है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ राजनाथ सिंह जो कुछ बातें कहे हैं, स्वदेशी वाहन को, स्वदेशी जो हमारा जो स्टील टिथ है अर्थात टेक्निक है उसे डेवलप कर रहे हैं। और यह है ना क्या करेगा, दुनिया के लिए पोत बनाएगा भारत। देखिए, पहले हुआ करता था हम लोग है ना आयात किया करते थे सब चीज़ें। अब लगातार कुछ दशकों से हम लोग है ना
चीज़ें डेवलप किए हैं और वर्तमान सरकार या आने वाली सरकार क्या करेगी, आने वाली सरकार है ना विश्व में हमें आयातक देश के रूप में शामिल कर सकती है। हम लोग पहले क्या करते थे, हम किसी देश को देश से आयात करते थे ना, हम किसी देश को भेजेंगे अर्थात निर्यातक बनेंगे और किसी देश के लिए हम आयातक बनेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा हम लोग सबसे बड़े निर्यातक के तौर पर भी उभर सकते हैं भारतीय दृष्टि से, और अन्य देशों में हम सबसे बड़े आयातक के रूप में भी शामिल हो सकते थे। इसलिए ध्यान रखिएगा आने वाला समय क्या होगा कि भारतीय जो भी युद्धपोत है, जो भी जैसे ब्रह्मोस की मांग लगातार बढ़ रही है ना, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग चलिए उत्तर दे दीजिए। ब्रह्मोस का निर्माण किन किन देशों से मिलकर किया है, इसकी क्षमता क्या है और इसका गुण क्या है, आप लोग बताइएगा। और किन किन देशों ने इसका डिमांड किया है खरीदने का, ब्रह्मोस मिसाइल है उसके खरीदने का, कितने देशों ने, तो उसका नाम आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे है पेपर, नीचे में देखिए मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया था ना, आफ्ताब जो घटनाक्रम हुआ था, आफ्ताब का जो मामला था दिल्ली में, मैंने उस दिन ही आपको एनालिसिस किया था ना, अगर नज़ीर पेश नहीं कीजिएगा किसी भी घटनाक्रम में इस प्रकार के, तो क्या होगा कि वैसी घटनाओं का पुनः आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। आपको मैंने झारखंड का जो झारखंड का कौन सा जिला था जहाँ पर लगातार चीज़ें हो रही थी, सामूहिक बलात्कार हो रहे थे, आपको दुमका का उदाहरण दिया था, उसमें मैंने बताया था कि इस प्रकार की चीज़ों में या इस प्रकार के घटनाओं में, जैसे आपको निर्भया कांड के बाद मैंने आप लोगों को स्पष्ट किया था कि अगर नज़ीर पेश करने वाले सजाओं को पेश नहीं किया जाएगा पब्लिक डोमेन में, लोगों अपराधियों में भय क्रिएट नहीं किया, तो ऐसे आफ्ताब जैसे मामले लगातार होंगे। ध्यान रखिएगा, अब तो कोई व्यक्ति विशेष करता था, पूरा परिवार ही इसे कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को लेकर मत चलिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, माना जा सकता है कि एक परिवार मुस्लिम परिवार ऐसा किया है, पर ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम परिवारों में ये डेवलपमेंट ऐसा चीज़ें देखने को मिल जाएगी, अन्य परिवारों में, अन्य व्यक्तियों में, किसी खास पंथ लोगों में भी ये घटनाएं घट जाती है। पर अमूमन जो चीज़ें हैं ना, आपको इसके संदर्भ में समझना, जो ये जो घटनाक्रम हुआ उससे आप लोग समझना है, इसके केस स्टडी के तौर पे इसे यूज करना है। या तो आपको इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ऐसा कारण है कि इस वर्ग में इतनी विभत्स चीज़ों को, घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग केस स्टडी के तौर पर पूछा जा सकता है, तो इसे उसी संदर्भ में समझिएगा, अन्यथा इसे और भी कुछ राजनीतिक रंग आप लोग नहीं दीजिएगा। बस यहाँ पर जो जो अंडरलाइन किया उसे आप लोग समझिए कि एक परिवार ने, मुस्लिम परिवार ने क्या किया, आदिवासी महिला जो रूबिका पढ़ाई कौन सी नाम है जी, पहाड़िन पहाड़िन इसको बोला, इनका नाम है, 25 वर्ष था, उनकी हत्या कर 20 टुकड़े कर दिया। समझ सकते हैं कोई व्यक्ति का 20 टुकड़ा करना और पूरा परिवार मिलकर करना, क्या किन घटनाओं को, किन मानसिकताओं को जन्म देता होगा, किस मानसिकता के स्तर को स्पष्ट करता होगा, और कितना सुधार करने की जरूरत है। हमारे मनोविज्ञान को कितना डेवलप, जो मनोवैज्ञानिक है जो, उसको किस क्षेत्र, किस स्तर पर जाकर काम करने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी कारणवश किसी व्यक्ति विशेष की इतनी निर्मम हत्या कर सकता है कि उसके टुकड़े टुकड़े, अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति का पैर हाथ कट जाए ना, ब्लड निकल जाए, तो लोगों को उल्टी होने लगती होती है ना, बहुत से लोगों को, आप लोगों को होता होगा कि उल्टी होने लगती है। किसी का छत विशेष छाव आप सौ देख लेते हैं तो आपको उल्टियाँ होने लगती है, जो सामान्य लोग हैं। और सोच के देखिए 20 टुकड़ा करना, अपने सामने रख के उस बॉडी को रख कर टुकड़े करना, और उससे जो रक्त निकलता होगा, उससे जो मांसपेशियां बाहर निकलती होगी, समझ सकते हैं कितना विभत्स दृश्य रहता होगा। फिर भी लोग उसको कतरा नहीं रहे करने के लिए। समझ सकते हैं कि किस तरफ समाज जा रहा है, किस निर्मम समाज की ओर जा रहा है, जिसे कलयुग बोला गया है ना, वही है कि लोग हैं ना इस प्रकार, जैसे भेड़ बकरी या तो मुर्गे मुर्गियाँ जैसे काटते हैं ना, वैसे ही लोगों को अब काट रहे हैं। कुछ समय बाद ऐसा आएगा, रिटिलिएट होगा ये सब चीज़ें, एक वर्ग में उत्पन्न हुआ तो दूसरे वर्ग में भी यही चीज़ें रिटिलिएट होगा, और समाज इस प्रकार के इस उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां पर लोग मानव खोरी हो जाएंगे। मानव खून का जो होता है ना, मानव, उसको कौन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो मानव के खून का प्यासा हो जाए, वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आने वाले समय में। इसलिए सरकार के पास, समाज के पास और उससे संबंध संस्थाओं के पास
और जो भी मनोवैज्ञानिक है ना उनके पास सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि हम समाज निर्माण, बेहतर समाज निर्माण किन आधारों पर करें। इसलिए मैं लगातार बोलता हूँ कि सोशल मीडिया है ना को बैन करना चाहिए, उसके स्तर को कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, है ना। सबसे पहले इन चीज़ों को देखिए, ये सब घटनाक्रम है ना सोशल मीडिया से ही लोग सीखते हैं। कुछ शब्द आपको ना बैंडेड करना चाहिए, जैसे गूगल पर है या कहीं भी अगर इस प्रकार की हत्या से संबंधित कुछ चीज़ों को सर्च किया जा रहा है तो वो बैंड हो जाए, उस पर लोकेशन क्रिएट हो। और देखिए लाइव लोकेशन जो है ना एक्टिव करना चाहिए सरकार को, कि कोई भी अगर सरकार इस प्रकार के हत्या से रिलेटेड कुछ कीवर्ड होगा गूगल प्ले स्टोर गूगल पर, तो उसे सर्च करता लगातार तो उसको है ना नोटिफिकेशन पहुंचे उसके लोकल व्यक्ति पर। लाइव लोकेशन परमानेंट करना चाहिए, उसे ऑफ ऑन करने वाला सिस्टम जो होता है ना उससे बंद कर, क्योंकि इससे आसानी होगा उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए, उसके मोबाइल आईपी एड्रेस को। क्योंकि इससे होता क्या है ना, देखिए हम तकनीकी स्तर को अगर बेहतर करके उपाय कर सके ना तो ये सब घटनाएं ना पहले भी कम हो सकता है। हम एक अलग विंग बना सकते हैं जिसमें है ना इस प्रकार के शब्दों का चयन किया जा रहा है, गूगल पर, यूट्यूब पर या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म से सर्च किया जा रहा है ना, तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो, उसके नज़दीकी पुलिस को है ना सूचित करे और उस व्यक्ति विशेष को है ना पूछे जाके उसे, क्या तुम ये क्यों सर्च कर रहे हो। देखिए होगा कि लगेगा कि ये अव्यावहारिक है, इतने व्यापक देश में कैसे हो सकता है। जब ये लगातार घटना घटने लगी कि इस प्रकार की पूछताछ बढ़ने लगी तो ह्यूमर लोगों में फैलेगा कि नहीं सरकार एक्टिव है। अब इसको दूसरे रंग से देखिएगा ना तो बहुत सा चीजें हो जाएगा अलग मैटर, कि कैसे कोई व्यक्ति के मोबाइल से इस प्रकार के ट्रैक किया जा सकता है। अरे स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के 20 टुकड़े कर दो किसी संदर्भ में। तो सबसे पहले एक ये घटना ये काम करना, और दूसरा जब भी इस प्रकार के ट्रैक हो ना तो पुलिस को है ना पुलिस को उन क्षेत्रों में ज़्यादा अपने गश्ती को बढ़ाना चाहिए जहां पर सेंसिटिव जोन इस प्रकार के रहे होंगे, जहां पर प्रेम विवाह ज़्यादा हुआ होगा। देखिए मुस्लिम और महिला ये तो प्रेम विवाह ही किया होगा या जातीय अंतर जातीय विवाह हुआ होगा। डाटा तो सरकार पास होगा ना, या लोगों के पास होगा, सामाजिक दायित्व के लोग। अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर एक परिवार है ना अंतरजातीय विवाह किया है, अंतरजातीय या अंतर धार्मिक विवाह किया है, तो यहाँ के समाज को पता होगा ना कि हाँ ये व्यक्ति विशेष किया है। यहाँ के लोकल पुलिस को पता होगा। अगर लोकल पुलिस को नहीं पता तो समाज को पता ही है ना। तो समाज में कुछ ऐसे विंग या तो स्नाइपर हम लोग को छोड़ना होगा प्रशासन को, जो इन क्षेत्रों के है ना गतिविधियों को बताए लोकल पुलिस को। तो ये भी होगा कि आसानी से इसे ट्रैक किया जा सकता है पुलिस के द्वारा कि व्यक्ति विशेष मान लीजिए या रूबिका जो है उन पर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कोई इस पर आंतरिक दबाव, इसे केवल स्नाइपर के तौर पर तरीकों पर हम लोग यूज कर सकते हैं। और सरकार को अगर इस तरह की लगातार करेगी तो लोगों में भय क्रिएट होगा, नहीं हम पर नज़र रखी जा रही हमारी गतिविधियों पर, तो क्या होगा, न चाहते हुए परिवार है ना, परिवार इन घटनाओं को जन्म नहीं दे पाएगा, कोई व्यक्ति जन्म नहीं दे पाएगा। अगर मान लीजिए आफ्ताब के मामले में दिल्ली का जो कांड हुआ, अगर इस प्रकार की घटना जैसे भी हाल ही में किस राज्य ने लाया अंतरजातीय अंतर धार्मिक विवाह के संदर्भ में कानून लाने की बात कर रहा है ना, तो बताइएगा, तो महाराष्ट्र लाने का प्रयास कर रहा है ना। तो इसी तरह अगर हम ट्रैक कर पाते कि मान लीजिए इस प्रकार के आफ्ताब और जो सरदा था वो अपने क्षेत्र विशेष से गई, भाग के गई, शादी करना चाहती है या किसी प्रकार के अंतरजातीय विवाह करना चाहती है, तो अंतर धार्मिक विवाह करना चाहती है, तो कोई इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कहाँ ये जा रही है, किस क्षेत्र में जा रही है, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन इस पर काम कर सकती, एनजीओ काम कर सकती, या बहुत से सामाजिक दायित्व निर्वहन करने वाले व्यक्ति विशेष इसमें स्नाइपर सेल पर रूप में काम कर सकते हैं, उनको ट्रैक आसानी से किया जाता। तो मान लीजिए व्यक्ति ट्रैक होते रहता है तो क्या आफ्ताब जैसे लोगों को हिम्मत होता है कि हम सरदा की हत्या 20 टुकड़ों में करके कहीं छोड़ दे, फेंक दे। सोच के देखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी को यूज किया जा सकता है इस ट्रैक केस स्टडी को, इसको आप है ना बता सकते हैं कि हाँ आपसे पूछा जाए कि इन घटनाओं को हम कैसे समाप्त करेंगे, तो हमको पास ये सब क्षमताओं को डेवलप करना पड़ेगा, तो ही जाके ये सब चीज़ें बंद होगी। नहीं तो एक के उदाहरण के बाद दूसरा उदाहरण प्रस्तुत होगा, तीसरा उदाहरण प्रस्तुत, ऐसे ही संख्याएं बढ़ जाएगा। बताइए 20 टुकड़ा ही क्यों किया, चाहता तो 10 टुकड़ा भी कर सकता था, 5 टुकड़े में, या एक बार गर्दन काट देता तो भी मृत्यु हो जाती, पर 20 टुकड़ा ही क्यों किया, आपको ये समझने की जरूरत है। क्योंकि आफ्ताब जो केस था आपको दिल्ली का,
उसमें भी 20 टुकड़े किए गए थे। ये पैटर्न अब डेवलप होगा कि लोग सोशल मीडिया से या अन्य प्लेटफॉर्म से देखते होंगे, सीखते होंगे किसी व्यक्ति विशेष की, तो उससे बढ़ने की जो मानव प्रवृत्ति होती है, मनोविज्ञान यही कहता है कि निर्मम से निर्मम हत्या करने में एंजॉयमेंट कितना डेवलपमेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग को सीखनी होगी, समझनी होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ओके आप लोग समझ गए होंगे, तो ये सब चीज़ें आप लोग यूज कीजिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सुंदरवन में आपको पीटी फैक्ट, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसे भी आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। सुंदरवन में बीएसएफ की पहली बार महिला प्रहरी तैनात की गई है। जो सुंदरवन, जो बंगाल के दुर्गम क्षेत्र सुंदरवन है ना, वहाँ बांग्लादेश। तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग पहले सुंदरवन से दीजिए। सुंदरवन का कुल क्षेत्रफल कितना है, यहाँ का कौन सा वृक्ष सबसे प्रसिद्ध है, जो और जैव विविधता में इसे कब शामिल किया गया, जैव विविधता क्षेत्र में कब शामिल किया गया है, यहाँ पर कौन से राष्ट्रीय पार्क है, और यहाँ पर कौन से प्रजाति के जंतुओं का विशेषता पाया जाता है सुंदरवन क्षेत्र में। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए महिला बीएसएफ जवानों को, फ्लोटिंग बीओपी जवानों को शामिल किया गया, जिसमें पानी तैरते हुए चौकी के संदर्भ में आपको निगरानी करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। जो सुंदरवन है वो बंगाल के उत्तर और दक्षिण में 24 परगना जिले में भारत और बांग्लादेश की सीमा को साझा करता है। सारे फैक्ट आपको दिए हुए पीटी फैक्ट, इसे कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यही पुल टूटा हुआ है जिसमें मैंने आप लोग केस स्टडी दिया हो। बिहार का बेगूसराय जिले के साहेबपुर प्रखंड जो है उसमें अहोज घाट में आपको देखिए 20 से पुल ही टूट गया है। अब इसमें जितने लोग जुड़े होंगे, क्या उस पर प्रशासनिक प्रशासनिक कार्रवाई होंगी, उन पर दबाव बनेगा, उनको दंडित किया जाएगा, ये बात का विषय है। इस पर कितनी सरकार सजग होती है, ऐसे कितने पुल टूट जाते हैं पर सरकार उसको ब्लैकलिस्ट नहीं करती है। नहीं तो ये तो आंखों देखी हाल है ना कि टूट गया तो भाई क्यों टूट गया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, तुम्हारा पुल टूट रहा है। तो ये सब चीज़ें है ना, देखने वाली समझने वाली बात है कि हम इसे किस रूप से सरकार लेती है। देखिए बीजापुर जिले में इंद्रावती टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा रहा, क्योंकि वहाँ पर जानते हैं वन भैंसों का एक झुंड देखने को मिला। वन अधिकारियों ने उत्साहित है क्योंकि रिजर्व के उप महानिदेशक जो है धम के अनुसार वैन भैंसों के संरक्षण के लिए पेट्रोलिंग गार्ड और ग्रामीण के साथ मिलकर निगरानी की जा रही है। भारत में प्रमुख असम, छत्तीसगढ़ में ही वन भैंसों को पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ यह दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है। इसके लिए वन भैंसों को यहाँ का राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। तो किस राज्य का राजकीय पशु है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। इसकी वृद्धि के लिए यहाँ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व वन जीव भैंसों का जो झुंड मिला है, तो बीजापुर जिला। तो बीजापुर गोलकुंडा का आप लोग नाम सुने होंगे। गोलकुंडा में कौन से शासक का शासन रहा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ यह हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, 62 मिनट हो गया। चलिए देखिए एंड जो ओल्ड ओल्ड जो पेंशन योजना है और नवीन पेंशन योजना है, उस पर मैंने पहले भी वीडियो एनालिसिस किया हूँ, वर्तमान में भी चीज़ें आई हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। राज्य कैसे कर्ज, कोई कोई राजनीतिक मंशा की पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकता है, आप लोग यहाँ से सीखिएगा। जो पहले की सरकार लाई थी न्यू पेंशन योजना, वही सरकार है ना उसको हटाने की बात करता और अन्य राज्यों में लागू करने की बात करता और वर्तमान सरकार का दोषारोपण करता है। इसके पीछे राजनीतिक मंशा और जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड होती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर चीज़ समझने वाली बात है, आप यहाँ समझिएगा कि पेंशन योजना है ना राज्य का विषय है, राज्य के विषय श्रेणी में आता है और इस पर राज्य ही पूरा निर्णय लेता है, ठीक ना। तो उसके संदर्भ में समझिएगा, यहाँ पर राज्य के संदर्भ में यहाँ पर अतिरिक्त बोझ की मैंने बात किया था, लगातार अतिरिक्त बोझ की बात करता हूँ। 60% पंजाब, बिहार में 60% बजटीय आवंटन बोझ पड़ेगा, पंजाब में 35%, 25%, इस तरह की तरीके से आपको चीज़ों को समझना होगी कि नहीं। हाँ, जो हम लोग को देखिए पेंशन पर राजस्व में खर्च करता सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश करता है, तो बजटीय आवंटन प्रभावित होगा। साथ ही साथ देखिए इसमें आप लोग मैंने पहले कवर भी किया था
कुछ प्रश्न किए थे आप लोगों से, जो देखिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा कवच क्यों मिलना चाहिए जब 2% लोगों से 12% जीडीपी का खर्च हो रहा। देखिए भारत में केवल 2% आबादी है ना कार्मिक आबादी अर्थात नौकरी पेशा लोग, उसमें कुल राजस्व का 12% खर्च किया जाता है, जो हमारा जीडीपी का 12% खर्च किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यह कहीं ना कहीं सामाजिक और समता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 14 के तहत, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध करता, कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। क्यों भारत के लोग 12% जीडीपी का है ना, ये कहीं ना कहीं 2% लोगों को 2% जीडीपी खर्चा किया तो समझ में आया, हाँ उनके पैसे को खर्च किया जा रहा है। पर 10% अतिरिक्त जीडीपी का खर्च करने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि हम सामाजिक दायित्व जो निर्वहित कर रहे हैं उसके 10% अन्य लोगों का पैसा उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन दिखता है ना। तो आपको यहाँ अगर कभी प्रश्न पूछे कि क्यों क्यों हमें है ना न्यू जो आपको नेशनल जो पॉलिसी है पेंशन पॉलिसी, उसको नवीन जो नेशनल पॉलिसी उसको लागू करना है, तो पहले तो 14 का ये समानता लाता है, सबसे पहला आधार ये देना है। और यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखने की बात है। हम जो मानक तय कर चुके हैं ना पहले आजादी के बाद कि राज्य है ना कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, और कल्याण के संदर्भ में हम पेंशन देंगे और लोगों के जीवन निर्वाह करेंगे। पर वर्तमान है ना विश्व बदल रहा है, वर्तमान देश बदल रहा है, तो लोगों में जवाबदेहिता स्वयं लाने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट अब डेवलप हो रहा है। तो देखिए पेंशन देने की योजना जब तक थी तब तक सही थी, क्योंकि लोगों को सशक्त करने की जरूरत थी। पर राज्य अब है ना राज्य के एसेट बढ़ रहे हैं ना, एसेट बढ़ रहे हैं और लोगों के एसेट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए लोगों में अब है ना इन्वेस्टमेंट का तौर तरीका बदलना होगा कि हम इन्वेस्टमेंट करके लोगों को डेवलपमेंट कर। कब तक आप अपनी पूंजी को गाढ़ी पूंजी को है ना केवल इस आधार पर खर्च करना चाहेंगे जहां पर हमको पेंशन प्राप्त होगा और चीज़ों को हम वहां से कवर करेंगे। आप शुरू से इन्वेस्टर बनिए, इन्वेस्टर बनिएगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, साथ ही साथ राज्य की और देश को इससे विकास होगा। तो इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना हमको लाने की जरूरत है, इसी से पर चर्चा आपको यहाँ पर यह चीज़ें कर रहा है। और मैंने इस पर पहले भी चर्चा की, अंडरलाइन किया हुआ सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा और सिर्फ बस यहाँ पर इन चीज़ों को समझिएगा। यहाँ अंतर बताया है पुरानी पेंशन योजना जिस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, और राष्ट्रीय पेंशन, दोनों पर मैं चर्चा किया हूँ। तो आप दोनों को देखिएगा समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पर वैसा नया कुछ चीज़ नहीं, पुरानी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है, बस एक जगह संग्रह कर दिया जो आप लोगों के लिए आसान होगा। यहाँ पर देखिए जो ओल्ड पेंशन योजना थी, स्कीम थी, उसमें क्या था, व्यवस्था दी गई थी गारंटी की कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने के बाद पेंशन मिलेगी। इसलिए कर्मचारी इस बात की चिंता नहीं करते थे कि सेवानिवृत्ति होने के बाद खर्च की बचत करनी होगी। पर एनपीएस जो नेशनल जो पेंशन प्लान है या स्कीम है या न्यू पेंशन स्कीम इसको बोला जाता है दोनों संदर्भ में, तो ये देखिए इसके तहत क्या है कि यह योजना के तहत कटने वाली राशि इक्विटी मार्केट और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती थी, और लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट में तेजी एनपीएस के लिए पक्ष में था, लेकिन अल्पकालिक अस्थिरता आशंका से भयभीत होती है। तो ये कहीं ना कहीं डिफॉल्ट देखने को मिलता है। मैंने उस दिन भी बोला था राज्य को ऐसे ऐसे डेवलप करने होंगे ना जिससे वित्त बढ़े। अगर वित्त बढ़ता है पेंशन देते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर राज्यों के वित्त में कमी है, पर सर खर्च में अधिक वृद्धि हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे डेवलप करना नहीं चाहता है राज्य, पर उसको है ना जनता के बिहाफ में है ना पैसे लेना चाहता है। कहने का मतलब आप खाद्य मूल्यों में वृद्धि कर दीजिएगा, अन्न मूल्यों में वृद्धि कर दीजिएगा, उससे पैसे ऐठिएगा आम जनता से, और उन आम जनता के पैसे से 2% जो आपको कार्मिक प्रशासन में लोग जुड़े हुए उसको दीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं असमता डेवलप कर रहा है। तो आपको क्या करना, आप 2% को बेशक पेंशन दीजिए, पर जनता के उगाहे पैसे से, टैक्स के पैसे से मत दीजिए। कहने का अर्थ इसलिए विरोध और स्वर देखने को मिलता है कि आप 2% जन कार्मिक प्रशासन को अगर पैसा देना चाहते, पेंशन देना चाहते, तो आप अपना एसेट क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप आपकी संपदा है ना, आपकी संपदा है ये व्यक्ति विशेष की पेंशन योजना। अब जनता हर चीज में क्यों पैसा देगी। अब मान लीजिए 10% आप इसका अतिरिक्त जीडीपी से निकाल के दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता पर बोझ पड़ता है ना।
आम जनता के संदर्भ में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इन सब हालातों को समझिएगा, बाकी चीज़ें आप लोग को बताया जा चुका है पहले भी इस न्यूज़ से। देखिए एक पीटी फैक्ट आप लोग को यहाँ से कवर करना है। तवांग टनल में एक लगभग 13,000 फीट पर सेला पास बन रहा है, सेला पास। इसे याद रखिएगा, ये तवांग सेक्टर से जुड़ा हुआ है और जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। यह 2 क्षेत्रों में पीटी फैक्ट आपको यहाँ से पूछा जा सकता है हाल ही में, क्योंकि तवांग आपको चर्चा में है। तो यहाँ पर कितना है, एक सेकंड, देखिए 13,000 फीट पर इसका विकास किया जा रहा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची डबल टनल तैयार की जा रही है। तो दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी यह, जो डबल टनल के रूप में होगी, अर्थात 2 टनल एक साथ होंगे। तो मुझे बताइएगा इससे पहले भारत का सबसे ऊंचा टनल कौन सा है, तो उसका उद्घाटन कब हुआ और उसकी जो है ना लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है और उसे किन सेक्टर से जोड़ता है, उसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है, ये मुझे बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा टनल कौन है अभी वर्तमान में, ऐसे प्रश्न भी स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब देखिए हेट स्पीच के संदर्भ में पहले भी चर्चा किया हूँ। हेट स्पीच आप लोग को याद होगा, जिन लोगों को याद नहीं है तो मैं बता दूं, हेट स्पीच आपको भाषाई जो हम लोग भाषा उपयोग करते हैं ना एक दूसरे के वार्तालाप में, या तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उससे हेट स्पीच कहते हैं, या तो फिर संसद में एक दूसरे के प्रति लोग बोलते, जैसे सभी घटनाओं के संदर्भ में मैंने आपको है ना कि पहले भी न्यूज़ कवर किया गया। तो प्रीवियस ईयर का वीडियो आप लोग देखिएगा, चीज़ें कवर हो जाएगा। जो लोग कर चुके हैं आप लोग मैसेज कर दीजिएगा किस डेट को आप लोग किया, क्योंकि आप लोग टिक नोट्स बनाए ना, ताकि और लोगों को पता चल जाए हाँ कि इस पर आपको चीज़ें हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा उन लोगों को कि ये टॉपिक किस दिन आप लोगों को कवर किया गया था। लिख दीजिएगा डेट, 15 नवंबर जो भी डेट होगा उसमें हेट स्पीच टॉपिक कवर किया गया है। तो अन्य लोग जाके प्ले लिस्ट से अपना देख लेंगे जो नए होंगे नहीं तो फिर वो भटकते रहेंगे इधर उधर। तो आप लोग को करना क्या, हेट स्पीच का टॉपिक इससे कोऑर्डिनेट करना है, बाकी चीज़ें वही की गई। देखिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में जो बातें की गई थी मनीष सिसोदिया पर, मैंने न्यूज़ कवर किया था, उसी के संदर्भ में देखिए बातें की गई कि सीमा का जो विवाद है, सीमा का जो क्षेत्र है, उसमें है ना लोग क्या कर रहे हैं, उसकी सीमा उल्लंघन कर रहे हैं। अर्थात हेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं फिर से बढ़ावा उस चर्चा में आ गया है। तो आप लोग इसे देखिएगा, संसद में लगातार इससे संबंधित विवाद देखने को मिलता है। तो आप लोग सारे चीज़ों को कवर कीजिएगा। और देखिए अब आप लोग को लाभ होने वाला है पेपर से। जितने भी टॉपिक आप लोगों को मैंने कवर किया हो ना, उसी से रिलेटेड आपको आर्टिकल लगातार 3-4 क्लासेज में आप लोग को आर्टिकल से मैंने एनालिसिस नहीं किया। इसका रीज़न ये है कि पहले उस पर एनालिसिस हो चुका है, उसी को नए तरीके से क्या एनालिसिस करना, जो चीज़ें स्टडीज है वो तो हो चुकी है ना। तो आपको अब लाभ होगा, कम समय में अधिक चीज़ें कवर कर सकिएगा। तो इम्पोर्टेंट है आपको लिए। चलिए, बिहार में डीजीपी बन गए हैं, डीजीपी आप लोगों के बने हैं बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी। याद रखिएगा, इनको आरएस भट्टी भी कहा जाता है। तो यह पुलिस महानिदेशक बने। तो आप लोग को इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है, बताइएगा इंटरव्यू में प्रश्न, पुलिस प्रशासन का हायरार्की पूछा जाता है, पदानुक्रम। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, कौन कौन से पद में सबसे सर्वोच्च पद पर कौन होते हैं, उनके लोएस्ट पद कौन होता है पुलिस प्रशासन का। अगर आप डीएसपी सिलेक्शन कर रहे हैं, पहली बार बाध्यता दे रहे हैं, या एसपी सिलेक्शन कर रहे हैं यूपीएससी में, तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है हायरार्की के संदर्भ में, कि शक्तियों के संदर्भ में। तो आपको हायरार्की कम से कम बताइएगा, पुलिस प्रशासन का टॉप लेवल का कौन अधिकारी है, निम्न अधिकारी कौन होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोनों जगह हायरार्की में कौन कौन लोग शामिल है। देखिए मैंने फिर भी दुमका कांड के बाद मैंने बताया था ना, देखिए क्या हुआ फिर से। देखिए इस प्रकार घटनाएं ना नहीं बोलनी चाहिए, नहीं क्या बोलते हैं, आत्मा तक है ना इन सब संदर्भों को जब मैं देखता हूँ आत्मा तक है ना झकझोर देता है, क्योंकि ये सब घटनाएं अभी भी समाज में हो रही है, और और भी स्तर इसके घृणित होते जा रहे हैं। अब देखिए 14 वर्ष की महिला लड़की को सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है बेरहमी के साथ, और शासन प्रशासन समाज इतना निकम्मी हो रही है ना। अब मैं उन शब्दों का उपयोग करूँ जो कहीं ने भाषी आधार पर सही नहीं लगता है एक टीचर के मुंह से। तो देखिए कितना सिस्टम क्रूप्ट हो चुका है, सोच सकते हैं।
देखिए निर्लज वो पुलिस प्रशासन को देखिएगा और उस परिवार को देखिएगा, देखिए मुस्लिम परिवार है, आप बोलिएगा मुस्लिम लोगों को बोल रहा हमें टारगेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। हिंदू परिवार भी होता है, पर देखिएगा यहाँ पर क्रूरता का स्तर देखिएगा, बस यहाँ पर चीज़ें समझिएगा। कुछ पुलिस प्रशासन की अक्षमता देखिएगा। ऐसे ऐसे पुलिस प्रशासन को तो मन करता है ना, मैं क्या बोलूँ। ये नज़ीर जब तक पेश नहीं किया जाएगा ना शासन प्रशासन के द्वारा, तब तक इन व्यक्तियों समूहों के द्वारा ये सब चीज़ें समाप्त नहीं होंगे, प्रशासनिक अधिकारों के द्वारा समाप्त नहीं होंगे। जो लोग इसमें जुड़े होंगे ना, जो अधिकारी लोग नहीं लिए होंगे, मैं तो बोलता पूरे उसके सिस्टम में है ना ऐसे नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है। पूरे को बर्खास्त करें, पूरा पुलिस चौकी को बर्खास्त कीजिए एक साथ, उनको कहीं नौकरी दोबारा ना मिले। जब दाने दाने के लिए लोग तरसेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं हमने क्या गलती किया है। इस तरह पुलिस प्रशासन में भी कार्रवाई करने की जरूरत है। बताइए, कोई परिवार आके 15 दिसंबर को अज्ञात अपनी बच्ची के बारे में सूचना दे रहा है कि मेरी बच्ची अज्ञात खो गई है, तो एक तो नियम है कि 24 घंटे तक नहीं सूचना मिली तभी उस पर कार्रवाई। अरे भाई बच्ची का मामला है, तुरंत एक्टिव होकर काम करो। क्या घटना हो सकती है उसके संबंध में आपको नहीं पता है? तो पहला तो रूल रेगुलेशन के इनमें बंधे होते हैं। दूसरा तो अतिरिक्त दबाव के संदर्भ में बात बोलेंगे। अतिरिक्त दबाव के बाद में अभी प्रधानमंत्री, सीएम और किसी विधायक का फोन चला जाए, मेरे परिजन, आपको याद है ना पीएम के कोई रिलेशन का पर्स खो गया था, पुलिस महकमा दौड़ गया था पर्स लेने के लिए। तो वहां पर अक्षमता नहीं रहता है कि नहीं पुलिस प्रशासन की कमी है। पूरा महकमा, पीएम है तो स्पेशल ट्रीट कीजिए, एक महिला है एक बच्ची है तो उसके साथ स्पेशल ट्रीट नहीं कीजिएगा। पैसा आपको आम जनता से मिल रहा, ना कि पीएम और सीएम और विधायक के पैसे आपको मिल रहे हैं। तो जवाबदेहिता इन लोगों के प्रति होनी चाहिए। आप इनके प्रति भी रहो क्योंकि देश के एसेट हैं वो, पर ज़्यादा जवाबदेहिता आम जनों के लोगों के प्रति होना चाहिए। देखिए पुलिस महकमा निकम्मी पुलिस। अब मैं अपना ही केस बताता हूँ। मैं आपको साइबर क्राइम के संदर्भ में बताया था ना, मेरे में कुछ घटना हुई थी। मुझे 2 दिन 3 दिन पहले कॉल आया, पूरा समझ सकते सिस्टम कैसे काम करता है। अब इस बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जो, या ऐसा कुछ घटना मैं कर लूँ, तो क्या पुलिस प्रशासन उसके लिए जवाब देगा? तो सॉरी बोल देगा और बोल देगा कि अक्षमता है मेरे पास, अतिरिक्त पुलिस प्रशासन नहीं जो काम। तो सिस्टम क्यों ऐसे बनाया, क्यों तुम पर खर्च करेगी? तो ध्यान रखिएगा, यही सब ड्रॉबैक हमारे सिस्टम का है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य क्षमता के साथ काम करें तो सिस्टम में डिमेरिट्स नहीं है। तो देखिए 15 दिसंबर को ये बच्चे परिजन पुलिस में जाता है, आवेदन देता है। 16 दिसंबर को 6 व्यक्तियों को नामजद करते हुए आवेदन दिया जाता है। ठीक है, उसके 17 दिसंबर को प्राथमिक दर्ज, 2 दिन में प्राथमिक दर्ज करता है। अगर 15 दिसंबर को अज्ञात पुलिस के बारे में कुछ हम लोग तो फर्स्ट स्टेज पे कुछ कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए 17 के बाद आज कितना तारीख है आपको, 19 है ना, 19 के खबर आपको मिल जा रही है कि उस व्यक्ति के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। पूरा परिवार, पूरा लोग इसमें, महकमा आपको इसमें जाके देखते हैं स्वजन मिलकर इस व्यक्ति का है ना जाके सामूहिक दुष्कर्म कर रहा है। तो देखिए सिस्टम कितना डिफ़ॉल्ट रूप से काम कर रहा है, ये सब चीज़ समझने वाली बात है। दूसरी यहाँ देखिए एक मामला और आता है मुंबई के पालघर इलाके में। समाज का दायित्व या उस परिवार का दायित्व कैसे है समझिएगा। यहाँ पर 16 साल की बच्ची है, किशोरी है, और दुष्कर्म होता है उनके साथ। उनके बॉयफ्रेंड, एक तो चलन बना है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, एक कूल दिखने के लिए, जो जवाब दे रहा था उस पर लड़कियां विश्वास नहीं करती है। कोई ऐसा भी प्रेमी है जो 5 साल 10 साल तक उसके प्रति वफादार रहता है, तो उसको इस आधार पर उसको छोड़कर चली जाती है कि वो समाज में बेहतर ओहदे पर नहीं है। तो ऐसे डिमेरिट्स आपको देखने को मिलती है, और जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती है वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये बॉयफ्रेंड का जो चलन है ना कहीं आपको कूल दिखने के लिए कि हमें, हमारे पास बॉयफ्रेंड होना चाहिए, हमारे पास गर्लफ्रेंड होना चाहिए। तो एथिक्स मोरालिटी नाम की चीज़ तो बची नहीं है। लोगों में कूल दिखने के लिए नए-नए चीज़ों को कंज़र्वेटिव करने के लिए ये सब चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बॉयफ्रेंड ने क्या किया कि बुलाया उनको, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, और क्या किया हवानियत देखिए यहाँ पर। उसने क्या किया, अपने दोस्त सर्किल में उसे ना, मान लीजिए उसको है ना डाइवर्ट कर दिया तो दे। अब यहाँ पर देखिए घटना, ये बोलने में इस समय हमको शर्म लगता है, ये सब चीज़ें जो कहीं न कहीं अनुचित है। देखिए यहाँ पर अपने मित्र पहले मौजूद थे, बॉयफ्रेंड जहाँ पहुँचती है लेकर बॉयफ्रेंड पहुँचता है उस साथी में, महिला साथी को,
उस जगह पहले से उसके मित्र रहते हैं। उसके बाद किशोरियों को पहले क्या करता है, किशोरियों को कमरे में ले जाकर बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाया। उसके बाद बॉयफ्रेंड अपने 7 मित्रों को है ना रेप करता है, 7 मित्रों के पास छोड़ देता है और सातों मिलकर बारी-बारी से रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। अब सोच के देखिएगा, अब ये 7 मित्र और उस पुरुष को समझिए, उसकी मानसिक मानसिक अक्षमता को समझिएगा, किस प्रकार की कुरीतियाँ उनके दिमाग में भरी हुई है। और महिलाएँ खासकर आपको मैं आज भी वार्निंग देता हूँ, आप लोग सजग स्वयं के स्तर पर रहिए। कोई भी व्यक्ति आपके शारीरिक पहनावे को लेकर कोई कह रहा है या इस प्रकार से कुछ ऐसे बोल रहा है, प्यार मोहब्बत इश्क है, पहले आप कुछ बनो, उसके बाद स्वयं के पारिवारिक रूप से ना शादी विवाह करो। इस समय कुछ धरा हुआ पड़ा हुआ नहीं है। नहीं तो इस प्रकार की घटनाएँ आपके साथ भी हो जाएँगी, क्योंकि हमारा समाज इस ओर बढ़ गया है ना, जहाँ पर व्यक्ति विशेष पर विश्वास नहीं किया जाता है, कौन-सा व्यक्ति कैसा है। अगर इस चीज़ें आपके साथ घट जाएँगी तो फिर चीज़ें वही हो जाएगी कि इतना पढ़ने-लिखने के बावजूद भी आप समझ विकसित नहीं करो। मैं कहीं कल जा रहा था, याद रखिएगा, एक केस स्टडी मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं कहीं जा रहा था कल, ऑटो पकड़ के ही गया, ट्रैवलिंग किया कहीं सा, कि चलो आज मैं घूम के आता हूँ, कुछ मित्रों के साथ जा रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कार होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटो होता है ना, उस पर मैं बैठ के जा रहा था। मैं दो फ्रेंड थे, तो सामने लड़कियां दो बैठी हुई थी, मैं इधर बैठा हुआ था, हम दोनों। तो उन दो लड़कियां बात कर रही थी क्या, सोचिएगा यहाँ पर, अगर आप सजग रहिएगा तो कितना बेहतर आपके लिए वो जीवन हो सकता है। एक लड़की उसमें बात बोल रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बुला रहा है घूमने के लिए, कल वीकेंड था ना, आप लोगों को छुट्टी दी गई थी, तो वीकेंड में घूमने के लिए किसी पार्क में बुला रहा था। ये लड़की मना कर दी, बोली कि मैं क्यों जाऊँगा, मेरे पढ़ाई, मेरे माँ-बाप भेजे हैं पढ़ने लिखने के लिए, मैं पहले कुछ करूँगी, तो जाके मेरा स्टडी है, मेरा क्लास नोट्स बनाना है, नहीं मैं आ पाऊँगी। तो वो जाना ये सबसे बड़ी बात नहीं, इस दूसरे लड़की से उसने क्या कहा ये सबसे इम्पोर्टेंट। उसने, इस लड़की ने ये बोला ना कि मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है और मैं क्या ये करूँगा। मित्र कोई है उसका, अगर वो बात कर रही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आम बात है किसी मित्र और किसी से बात करना, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके शर्त पर मैं क्यों उससे मिलने जाऊँ? मुझे जब वक़्त मिलेगा मैं जाऊँगा, ऐसे ही पुरुष मित्र का भी होना, उसका जब मन होगा तब लड़की से मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि स्वयं की इच्छा सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अगर ये घटनाएँ ऐसी हो रही है, अगर अंग प्रदर्शन अगर हो जा रहा है, इसका मतलब आप है ना उन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपके साथ कहीं न कहीं बलात्कार या इस प्रकार दुष्कर्म होने की घटना देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले सजग होने की ज़रूरत है, सजग। और ऐसा नहीं कि मैं पूरा स्त्री विरोध में ही बातें कर रहा हूँ या स्त्री समर्थन में बात कर रहा हूँ या पुरुष विरोध में बातें कर रहा हूँ। देखिए, समाज में कुछ ऐसी घटनाएँ लगातार घट रही है, सोशल मीडिया ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे रहा है ना, जहाँ पर लोग है ना अपनी बौद्धिक क्षमता को खो दिए हैं कि किस व्यक्ति विशेष के साथ हमको कैसे व्यवहार में रहना है, कैसे उसके साथ मर्यादित चीज़ों को कवर करना है। तो ध्यान रखिएगा, स्वयं के स्तर पर आचरण करने की ज़रूरत है और आपको सजग रहने की ज़रूरत है। एथिक्स पेपर 4 में आपको ये प्रश्न केस स्टडी के तौर पर पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ आप लोग है ना, जो भी लोग व्यक्ति विशेष है, अगर आपके साथ कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या कोई भी है, महिला मित्र हो, पुरुष मित्र हो, तो आपस में है ना क्या कीजिए कि मर्यादित ज़रूर रहिएगा। देखिए, इस दुनिया में सब कुछ है, जायज़ नाजायज़, पर जब तक एक दूसरे का इज़्ज़त नहीं कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आप है ना ओरिजिनल नहीं रह पाइएगा। अगर आपको लगता है कि हम किसी महिला और पुरुष का संबंध एक दूसरे के साथ डेवलप कर रहे हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, तो उसके बीच ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, किरदार में जिसमें ईमानदारी हो ना, एक लाइन में लिखता हूँ, किरदार का ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति समाज का गहना है। ध्यान रखिएगा, समाज के लिए मार्गदर्शक होता है जो ये किरदार में ईमानदार होता है। और किरदार का ईमानदारी उससे झलकती है जब वो व्यक्ति रूप से विशेष ईमानदार हो, अपने रहन सहन अपने व्यवहार से ईमानदार हो। तो ध्यान रखिएगा, जो भी किरदार का ईमानदार होगा ना, वो हमेशा सफल व्यक्ति होता है। तो आप किरदार में ईमानदार होइए। ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर है ना अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, बाकी सब चीज़ें है ना
धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, समाज एक बेहतर समाज की ओर जाएगा आने वाले समय में। चलिए एक और भी कीनोट आप लोगों को पीटी फैक्ट याद रखना है। ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है हिजाब के मामले में, उसमें ना ऑस्कर विजेता अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया गया ईरानी सरकार के द्वारा। तो उनका नाम याद रखिएगा आप लोग, नाम यहाँ पर है तारेन अल दुस्ती, इसको याद रखिएगा। द सेल्समैन की स्टार और ईरान की प्रसिद्ध अभिनेत्री जो तारा ने आपको अल दुस्ती, उनको गिरफ्तार किया गया राष्ट्रव्यापी विरोध के संदर्भ में। तो याद रखिएगा, ये सब घटनाक्रम आपको याद रखना है ताकि आप लोग को एग्जाम में काम दे। देखिए यहाँ पर आज विश्व वर्ल्ड कप से संबंधित बहुत से प्रश्न आपको यहाँ दिया जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ से पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसका पिक्चर क्वालिटी सही नहीं, पेपर आप लोगों को भेजा गया होगा, उसको देख लीजिए। यहाँ पर मैं बस बता दे रहा हूँ, जो कुल राशि था उसमें कितना रुपया, लगभग 3307 करोड़ रुपये आपको 440 मिलियन डॉलर का यह कुल राशि इसमें आप वितरित की गई, जिसमें विजेता को क्या दिया गया, 347 करोड़ रुपया। ध्यान रखिए लगभग 42 मिलियन डॉलर दिया गया। उसी तरह उप विजेता 248 करोड़ रुपया अर्थात 30 मिलियन डॉलर दिया गया। तीसरा स्थान को 223 करोड़ बिलियन डॉलर दिया गया। चौथा स्थान 206 करोड़ बिलियन डॉलर दिया। क्वार्टर फाइनल पहुंच, अर्थात सभी टीम को कुछ न कुछ मिला है, ध्यान रखिएगा। अंतिम 16 में पहुंचने वाले टीम को 107 करोड़ रुपया दिया गया। ग्रुप चरण में बाहर हुए टीम को 74 करोड़ रुपया दिया गया। अर्थात कहने वाले ये ऐसा खेल है, तुम इसमें भाग लोगे ना, तुमको कुछ ना कुछ रुपया मिलेगा, धर्म ईमान आपको इनाम के तौर पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो विजेता होगा सबसे ज़्यादा मिलता है, 347 करोड़ रुपया आपको आवंटित किया जाता है। यहाँ पर एक चित्र है, ये इसलिए मैं आप लोग को इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ ना। दो चीज़ें आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। अब कोई व्यक्ति विशेष किसी पार्टी विशेष वर्कर होंगे तो पहले तो न्यूट्रल रूप से सोचिएगा, नहीं तो चीज़ों को इधर से उधर मत ले जाइएगा। योगी सीएम जो है, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो मैच देख रहे हैं आपको फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, देखिए बहुत बेहतर है। यहाँ पर दो तीन प्रश्न खड़ा होता है, यूपी में खेल के लिए क्या चीज़ें की जा रही है, अपडेट की जा रही है, यह स्वयं से प्रश्न पूछने वाली बात है योगी जी को। फुटबॉल से संबंधित क्या चीज़ें अपडेट हुई है, हमारा देश क्या कोई व्यक्ति है ना इंटरनेशनली हमारा देश रिप्रेजेंट किया है फीफा वर्ल्ड कप में या इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे सरकारी मदद कितनी की जा रही है, स्वयं सोचने की ज़रूरत है। केवल पेपर में फीफा वर्ल्ड कप देखते हुए पेपर में है ना कट पेस्ट करवाने से है ना आप है ना लोकप्रिय नहीं हो जाएंगे। लोकप्रिय तब होंगे जब इस फील्ड के लिए काम करिएगा। आपके अन्य कार्य बेहतर हो सकते हैं, पर जहाँ पर आप ड्रॉबैक है उसको सुधार करने की जरूरत है सभी राज्यों के लिए। अभी तक हम लोग फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए, और हाल ही में संसद के पटल पर इस पर प्रश्न चिन्ह किया गया है, प्रश्न उठाया गया है प्रश्नकाल में किसी माननीय संसद सांसद के द्वारा। तो सरकार को है ना इतनी बड़ी प्रतियोगिता जहाँ पर वर्ल्ड मीडिया आता है, मैं एक वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बताऊंगा कि कतर किस स्तर पर जाके है ना इस ऑर्गेनाइजेशन को लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, 1 रुपया फीफा है ना उस कंट्री को नहीं देती है। मान लीजिए कतर ने कराया है ना, 1 रुपया नहीं देगा कतर को कि हाँ तुम करा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हो तो तुमको इनाम के तौर पर दिया जाएगा, ऐसा 1 रुपया नहीं होगा। सारा खर्च कतर उठाएगा, जितनी राशि आवंटित हुई है ना सभी कतर ने उठाया है। ध्यान रखिएगा, कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपको जो स्टेडियम बनेंगे, रोड बनेंगे, तो वो सब सारा खर्च है ना कतर उठाएगा। और जो फीफा क्या करता है, जो प्रयोजक के तौर पर जो देखिए प्रयोजक के तौर पर जो राशि आई है 33,307 करोड़ रुपया आया है ना, वो है ना कमाता है, कतर से कमाया हुआ, कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें हुई आपको फिर मीडिया से जो आपको टेलीकास्ट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है, सभी से ये पैसे कमाए। स्पॉन्सर टीम होती है, स्पॉन्सर कंपनियां होती है, उससे पैसा कमाता है तो देता है। कतर को 1 रुपया नहीं मिलेगा, फिर भी ये कतर क्यों कराना चाह रहा सोचिएगा। क्या भारत में ऐसे आयोजन कराए जा सकते हैं? फीफा वर्ल्ड कप हाल ही में महिला वर्ल्ड कप हुआ है, तो आपको इसी तरीके से कराने की जरूरत है पुरुष के भी। तो इसके लिए आपको टीम मान लीजिए भारत का भी आएगा
फीफा वर्ल्ड कप हो गया, मान लीजिए 2030 में फीफा वर्ल्ड कप भारत में आयोजन कराने की बात हो, मान के चलिए, तो 30 तक क्या हमारे पास एक टीम है देश में? ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और देश के प्रधानमंत्री को सोचने की ज़रूरत है कि हम अगर कभी इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे तो जो जहाँ पर फीफा का कॉन्सेप्ट है, जिस देश में होता है ना वर्ल्ड कप, उस देश का ऑटोमेटिक है ना टीम है ना उसमें भाग ले सकती है, उसको प्रायोजक टीम के रूप में शामिल किया जाता है। तो कभी हम कराएंगे तो क्या ऐसी स्थिति में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग को बल देने की जरूरत है, प्रश्न यह है। तो बाकी चीज़ें कल हम लोग फिर एनालिसिस करेंगे नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों को क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है युक्ति आईएएस का, और जो भी फैसिलिटियाँ दी जा रही है उसका लाभ लीजिए, साथ ही साथ टेस्ट ज्वाइन कीजिए, टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए और लाभ लेते रहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल के साथ मिलेंगे, और कमेंट सेक्शन में प्रश्न आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।